राहुल जी जो है उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया कि मोहब्बत होनी चाहिए लोगों में। उससे पहले मोहब्बत की कोई बात नहीं करता था, बिकॉज ये ऐसे शब्द है जिनको लगता था लोगों को ये तो कमजोरी के हैं। मोहब्बत प्रेम कौन बात करेगा राजनीति में? राजनीति इज अबाउट पावर, लड़ाई। कल्चरल प्रेजर्वेशन या सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की बात जो लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं आज भाई जिन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहनाई थी। सरकार ने बोला था 1 करोड़ मुआवजा देंगे, सरकार ने बोला था सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, सरकार ने कहा था आपको ये इम्यूनिटी मिलेगी कि बच्चे, सब उल्टा है। ना मुआवजा दिया गया, खाली पेपर उस पे बोल दिया गया कि हम इन थॉट हैं, साथ में प्रिंसिपल उसको लाइए। तो मेरे 19 के इलेक्शन कैंपेन में चलाई गई थी कि जेएनयू से है, भारत के टुकड़े टुकड़े वाले गैंग से है, कन्हैया की सपोर्ट। कन्हैया मेरा कंटेम्प्रेरी रहे है, सीनियर था उस टाइम पे जब शैला कन्हैया ये सब का हो रहा था। तो हम लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। आप थोड़ा इमोशनल हो। हाँ, मैं मतलब बिकॉज मेरे फादर, मैं उनको कई बार इस बारे में उनका उल्लेख मैं हर बार हर जगह करती हूँ, उनका वर्णन मेरे मुंह से ना सबकॉन्शियसली आता है, क्योंकि ही इज जस्ट नॉट माई फादर। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, ही इज माई गॉड, ही इज माई मेंटर। उन्होंने मुझे वैल्यूज दी हैं, उन्होंने मुझे इन माई मदर जिस तरह की वैल्यूज मम्मी पापा ने हम लोग को दी हैं और सिखाया है टू बी अ काइंड कंपैशनेट। तो पूरे पत्रकारिता कैरियर में सिर्फ दूसरी हैं आप ऐसी जिन्होंने इस बात को काउंटर किया। एक ये मुझे बताना पड़ रहा है, एक है चंद्रशेखर। जब उन्होंने मैंने उनसे पूछ लिया था कि लोग आपको अभी आपकी तुलना फोटो लगा रहे हैं कि आपकी तुलना जो है वो टाइगर से कर रहे हैं, कह रहे मैं टाइगर को पसंद नहीं करता, वो कमजोर को मारता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव थ्योरी है कि दबदबा से मतलब नहीं है, दिलों में मोहब्बत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझसे पापा ने भी कई बार पूछा कि पूर्वी तुम कहीं और अपना करियर बना सकती हो बेटा। उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे राजनीति में, एंड ही सेड कि कहीं और करियर बना सकती हो, व्हाई डू यू वांट टू बी इन दिस। मतलब मुझसे कई लोगों ने, परिवार वालों ने पूछा, वो तो ये बोलते हैं कि मेडिकल की सीट क्यों खराब कर रही हो। तो मेरा जो जवाब आता है वो यही है कि मेडिकल की सीट पहली बात तो खराब नहीं हो रही, मैंने पढ़ाई की, मैंने सर्व भी किया, उसके बाद मैं उस नॉलेज को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज करना चाहती हूँ, कम्युनिटी लेवल पे। देखिए जेएनयू का नाम जानबूझ के बर्बाद किया गया क्योंकि एक ऐसी संस्था है जहाँ से मैं कहती हूँ दिमागों में फूल खिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। आप लोग इनकलाब हिंदी का पॉडकास्ट देखते हैं। हम कई तरह के अलग अलग सक्सेस से आपकी बातचीत भी कराते रहते हैं और आप लोग कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सुना है, आपने कुछ नेशनल स्पोक्स पर्सन सुने हैं और कुछ आपने कुछ ऐसी सक्सेस भी सुने हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद से विकसित की हो। आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जिनके परिवार में लोग कहते हैं कि चांदी की चम्मच मुंह में लेकर बच्चा पैदा होता है। इनके परिवार में सांसदी के साथ बच्चा पैदा होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से हैं वो। और आप सोचिए किसी एक परिवार में कोई कितने सांसदी कितने समय तक सांसद हो सकते हैं। इनके यहाँ 11 बार सांसदी रही है, 4 बार इनके दादा, 3 बार इनकी दादी और 4 बार इनके पिता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर पूर्वी वर्मा है, जिनकी मात्र ये आइडेंटिटी नहीं है कि इनके दादा, इनकी दादी और इनके पिता उत्तर प्रदेश में 11 बार सांसद रहे हैं, बल्कि इनकी आइडेंटिटी ये है कि ये एक बहुत जुझारू, बेहद संघर्षशील और एक बेहद विचारवान और विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाली जेएनयू की एक ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल के दिनों में सीजीपी प्रोटेस्ट में अपनी मेडिकल सर्विसेज जो एमबीबीएस की उनकी डिग्री है उसका फ़ायदा उठा करके और छात्रों को स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया, जिसके बाद दिल्ली के गलियारों से लेकर के उत्तर प्रदेश के गलियारों तक उनकी काफ़ी तारीफ और काफ़ी चर्चा भी हुई। डॉक्टर पूर्वी वर्मा हमारे साथ हैं जो जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं और एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज आपसे बात करने का मौका मिलेगा और कई लोग इस बात को समझ पाएंगे। जैसा आपने कहा, बात ये नहीं है कि चांदी का चम्मच लेके या सांसदी के साथ पैदा होना। असल बात और ज़रूरी बात ये है कि इतनी बार सांसदी रही क्यों। लोगों का विश्वास रहा हमारे परिवार पे और जो काम किए हैं। और मैं आपके चैनल के इनकलाबी हिंदी के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, हमारा परिवार या तो इकलौता होगा या शायद से कुल चुनिंदा परिवारों में होगा। इतनी बार सांसदी, बाबा जी हमारे स्वर्गीय मंत्री भी रहे, हम खुद चुनाव लड़े और ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है। इसके बावजूद आज तक कोई मेरे परिवार, हमारे आदरणीय पिताजी, स्वर्गीय आदरणीय दादाजी या स्वर्गीय आदरणीय दादी जी पे कोई ये नहीं कह सकता एक दाग नहीं है बेईमानी का।
हमारा परिवार सिर्फ राजनीति नहीं करता है, ईमानदारी की राजनीति करता है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई, जो मेरे मेंटर भी हैं, मेरे भगवान हैं वो, उन्होंने जो मुझे सिखाई है वो ये है कि बेटा दौलत, शोहरत, पावर सब आती जाती है, साख बनी रहनी चाहिए। तो साख की राजनीति करते हैं और इसका मुझे गुरूर तो नहीं कहूँगी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैंने खोजने की कोशिश की, जैसे ही आपने कहा, हाँ। तो मैंने खोजने की कोशिश की कि आपके पिता या आपके दादाजी या आपके दादी जी कोई एक ऐसा बयान मिल जाए जो विवादित रहा हो। एक परिवार में 11 बार सांसद रहने के बाद 4 बार दादा, 3 बार दादी, 4 बार पिता, तो कोई ऐसा बयान मिल जाए जो विवादित रहा हो। तो 50-55 साल इतनी लंबी पॉलिटिक्स में, आप 70 साल के पॉलिटिक्स में, इंदिरा गांधी जी स्वयं आपका प्रचार करने पहुंची थी, आपके परिवार का। हाँ, बाबा जी का भी। आपकी दादी जी का प्रचार करने स्वयं इंदिरा गांधी पहुंची थी जी। तो एक बयान आपके परिवार का 60-65 साल की राजनीति में ऐसा नहीं मिला जो सांप्रदायिक हो जी। तो सांप्रदायिकता की राजनीति से कैसे खुद को दूर रखा आज तक? क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत से ही जो अपब्रिंगिंग हुई है, बाबा जी भी बहुत पढ़े लिखे थे, वो डबल मास्टर्स थे इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में, और उनके परिवार ने जो उन्हें अपब्रिंगिंग दी, तो जाहिर सी बात है उसमें ये समझाया गया होगा, मैं ये मानती हूँ हमारे बाबा जी को, कि सांप्रदायिकता के रास्ते पे नहीं चलना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, जो है अपने भाई हैं। इनफैक्ट जितना जिसको उठा सकते हो उतना उठाओ। और मैं आपको ये बताना भी चाहती हूँ कि हमारे बाबा जी, आदरणीय स्वर्गीय हमारे बाबा जी श्री बाल गोविंद वर्मा जी द्वारा हमारे गोला में ही स्कूल चलता है, कृषक समाज इंटर कॉलेज, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। और उस समय ये स्थिति थी, मैं कुर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, हम पिछड़ों में हैं, तो उस टाइम ये एक ही जिले में डिग्री कॉलेज हुआ करता था हमारे यहाँ गोला। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी जाति जरूर ओबीसी पिछड़ा हो सकती है, लेकिन माइंड से आप लोग अगड़े हैं। देखिए फॉरवर्ड है। हाँ, ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव जिसे कहते हैं ना, प्रगतिशील कहिए, प्रगतिशील। हम अगड़े पिछड़े तो नहीं, प्रगतिशील। क्योंकि क्या है ना, आप कहीं से भी आइए, पर आपकी अगर सोच में ये है कि आपको दूसरे के लिए काम करना है और उसको उठाना है, उसका उत्थान करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। इसीलिए जो आपने बोला ना कि कोई सांप्रदायिक विवादित बयान नहीं मिला या कोई ऐसा ब्लॉट नहीं मिला कि पैसे खाए हो, घूसखारी की हो, कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे जेनेटिकली मुझे लगता है वो ऐसी सोच भी रही है और वो हम हर जनरेशन वो मिलता भी गया है। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज भी, हम फ़ोन पे, या मैं दिल्ली रहती हूँ, गोला में तो हम साथ में ही रहते हैं पापर में, रोज़ हमारी डिस्कशन होती है और जो सामने वाला सुनता है उसको लगता है डिबेट कर रहे हैं बाप बेटी। लिटरली ऐसी डिबेट होती है खाने की टेबल पे, हम कहीं गाड़ी में हैं तो बाकी लोग सब ईयरफोन लगा के बैठ जाते हैं कि अब ये पिता पुत्री शुरू हो गए, अब नहीं रुकेंगे। तो जो काइंड ऑफ डिस्कोर्स होना चाहिए घरों में, मैं पॉलिटिकल घरों की ही बात नहीं कर रही हूँ, एक पिता पुत्री, एक पिता या माँ बेटा, या बच्चों और पिता माता पिता के बीच में भी जो डिस्कोर्स होना चाहिए, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहा है हमारे घरों में। बाबा जी ने पापा को, और हमारे पापा के 4 भाई बहन ये लोग रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी बुआ ख़त्म हो गए हैं, फिर पापा हैं, फिर चाचा हैं, फिर सबसे छोटी बुआ हैं। तो जब आप चारों का साथ में उठना बैठना देखो, आज भी मुझे इतना अच्छा लगता है कि घर में हम लोग अच्छे से बैठते हैं, बातें होती हैं बुआ लोगों से भी, चाचा लोगों से भी, सब लोगों से पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं, सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी तरफ की फैमिली में इकलौती, तो ये भी डिस्कशन होता है कि मेडिकल साइंसेस को हम सोसाइटी में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एजुकेशन पे पापा ने बहुत काम किया है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में बातें क्या हो रही हैं, बच्चों को कितना फ्रीडम मिल रहा है एक्सप्रेशन का, और वही उनको भी मिला होगा मुझे ऐसा लगता है बाबा जी के द्वारा, क्योंकि वो बहुत तारीफ करते हैं कि पिताजी भी, पापा भी हमको बहुत समझाते थे। वो जब मंत्री थे, 13 अकबर रोड में घर था, फिर 27 सफदरजंग पे भी मिला, कई ये लोग यहीं रहे, पापा भी दिल्ली के ही पढ़े हैं, सब वो पढ़े हैं सरदार पटेल विद्यालय में, तो अच्छी जेंट्री सब, बावजूद उसके वो इतने हम्बल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दादी का भी बहुत रोल रहा है उसमें, तो वही हमको भी मिला है। सो आई थिंक इट इज़ अ ट्रेजर, जनरेशनल ट्रेजर। नहीं, आपके दादा, जब आपने चूँकि चर्चा कर दी, हालांकि वो एक अलग विषय है, हम बातचीत उस पर आगे करना चाहते थे, लेकिन आपके दादा जो हैं वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, और एक एक्सीडेंट के तहत आपकी दादी जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। वो शपथ लेने जा रहे थे, शपथ नहीं ले पाए और उनका निधन हो गया। ऐसी परिस्थिति में आपके जो दादी हैं वो चुनाव में आई, मगर वो एक आम गृहिणी थी जी, आम परिवार की आम महिलाएं जैसे होती हैं जी, मगर उनका जो कार्यकाल था अगला 3 बार जो वो सांसद रही, उन्होंने साबित कर दिया। उनका बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उषा वर्मा जी, एक बड़ा नाम था, सांसद उषा वर्मा जी। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कई बार हमने भी पापा से ये प्रश्न पूछा कि दादी जब मात्र गृहिणी रही हैं, और आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं पढ़ी लिखी लड़कियों को, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति एक ऐसा पटल है जहाँ पे लोगों को, यूजुअली लोग पहले अपने घर की महिलाओं को नहीं भेजा करते थे, बच्चियों को खास तौर पे, कि इट इज़ अ डर्टी गेम, है ना।
तो मैं ये कई बार पूछा करती थी कि पापा दादी तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो वो राजनीति में उन्होंने इतना एक्सेल किया कैसे, मतलब वो इतनी लोकप्रिय बनी कैसे। उनकी कई कहानियां आज भी, वो माता जी के नाम से फेमस है हमारे पूरे जिले में। बाबूजी बाबा जी थे, माता जी और पापा को भैया बोलते, सांसद जी भैया। तो अभी भी लोग आके बोलते अरे माता जी के ज़माने में तो डीएमएसपी कापा करते थे, वो इस तरह से फ़ोन करके बोलती थी मेरा आदमी है उसका काम हो जाना चाहिए। तो लॉयल्टी लोगों की बनी रही। और जहाँ तक आपने बोला कि वो एक मात्र गृहिणी थी, बट जो हमको पता लगा है, पापा बताते थे कि वो भले ही मात्र गृहिणी हो, पर बाबा जी ने उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी। भले वो पढ़ी लिखी कम हो, वो उनको अपने साथ जो जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती थी वहाँ पे ले जाते थे और उनको बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने कभी उनको एज अ मात्र गृहिणी ट्रीट नहीं किया, एक इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट किया। और मुझे लगता है, मैंने आपको बताओ, मैंने ये देखा, हमने अपने बाबा जी को कभी नहीं देखा, पर दादी जब भी पूजा करती थी बाबा जी की फ़ोटो रहती थी, और वो भी बाबू जी कहती थी। तो मैं बोलती थी भगवान की जगह आप बाबा जी को क्यों रखती हो। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे बहुत बड़ी छवि थी बाबा जी की, कि उन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना इक्वल ट्रीट किया कि कभी उनको ये नहीं लेने दिया कि वो उनसे लेसर बीइंग है, जो कि एक नॉर्मल स्थिति हम लोग इंडिया के घरों में देखते हैं। तो बहुत बड़ी बात है जब किसी महिला को इतना इज्जत मिल रही हो, जब वो कुछ ना हो, पर उन्होंने इतना बढ़िया घर संभाला। स्ट्रिक्ट बहुत थी, पापा बताते बहुत स्ट्रिक्ट वो थी। सांसद भी स्ट्रिक्ट बहुत थी। और उत्तर प्रदेश के, मैं अक्सर राजनीति में बातचीत होती थी कि उषा वर्मा जो है अधिकारी उस समय एक कंपेरिजन था, कह रहे साहब ये जो मायावती जो है मुख्यमंत्री हैं, तो कह रहे मायावती तो मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर आप इनको कह दें कि कोई दूसरी नेता ऐसी है जो अधिकारियों को इतना ही हड़काती हो, जिसका इतना अधिकारियों पे इतना प्रभाव हो, इतना इम्पैक्ट हो, तो एक सांसद का नाम लिया जाता था उषा वर्मा का। जी, हमने भी वही बात सुनी है। और लोग आके, पुराने लोग जो आते हैं, ये कहते हैं बिटिया तुम जानत ना ही हो, माता जी जो रहा है हड़काए देत रहा है। तो एंड यू नो, जब हम सोचते हैं, हमने उनको बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सटल देखा या बहुत डोसाइल नहीं देखा। वो घर पे भी बहुत कड़क रहती थी, बिटिया ये करो, बिटिया वो करो, मम्मी को भी, पापा सबको ना थोड़ा सा वो करके रखते थे। बट उनका वो जो पर्सनालिटी था, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मैं वो एक्टिवली तो नहीं देख पाई हमारे सामने, तो वो नहीं, मतलब मैं बाद में पैदा हुई या उनका वो बाद में चुनाव हार गए थे, बट वो उन्होंने मेंटेन करके रखा। और वो एज अ मदर भी, पापा चाचा बुआ लोग बताते हैं मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो लोग यही बोलते हैं, मिजाज था उनका, स्ट्रिक्टनेस उन्होंने ये चीज़ बना के रखी। और एक वाक्य पापा ज़रूर बताते हैं कि जब बाबा जी मंत्री थे, ये लोग सब मेरे ख्याल में 13 अकबर रोड पे रहते थे और सरदार पटेल में पढ़ते थे, तो दादी हमेशा खुद सिला करती थी कपड़े पापा के। और जबकि बच्चों को सब बोलते थे तुम्हारे तो पिताजी मंत्री हैं, लाल गाड़ी नीली गाड़ी से, इनसे पापा साइकिल से जाते थे स्कूल। दादी ने वो कंट्रोल हमेशा रखा कि बच्चे बिगड़ने नहीं चाहिए, हमारी पॉलिटिकल लीनियज हो या कुछ हो, हम सामाजिक काम कर रहे हैं। और मैं बताऊं, पापा ने वो चीज़ हम लोगों पे रखी, मेरे और मेरे भाई पे। कभी आपको ये फील नहीं कराया कि कभी भी नहीं। आप यकीन मानिए, मैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी गई हूँ, इनिशियल कुछ टाइम तो कोई मुझे जानता भी नहीं था ये कि मेरे पिताजी सांसद रहे हैं या मेरे दादी सांसद है, मेरा मंत्री बाबा जी मंत्री रहे हैं, क्योंकि हम लोग बताते भी नहीं थे, उस चीज़ का कभी फ़ायदा ही नहीं उठाया। मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं गौरवान्वित हूँ इससे कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल लीनियज का हम लोग हिस्सा रहे हैं। बट पापा ने मुझे ये समझाया कि बेटा नाम हमेशा अपना बनाओ, मेरे नाम से, दादी के नाम से या बाबा जी के नाम से अगर तुमको लोग जान रहे हैं तो अभी तुम में कुछ कमी है, तो यू अर्न योर ओन रिस्पेक्ट। दैट इज़ व्हाट उन्होंने हमेशा मुझे बताया। और हम लोग स्कूल कॉलेजेस भी जाते थे तो बड़े आराम से जाते थे, ऑटो में भी, बसों में भी, मेट्रो। मेरा भाई तो बहुत, मतलब क्योंकि उसके लिए तो रात में भी इधर उधर जाना है, तो मेट्रो, बसें, ऑटो हम लोगों ने भी बहुत किया है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आई फील कि हम लोग कुछ उस वैल्यू सिस्टम को अभी भी बड़ा हम लोगों ने अपने आप में क्लोज करके रखा है कि कुछ भी हो जाए अपने वैल्यूज़ और इंटेग्रिटी पे हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये काफ़ी हैरतअंगेज बात भी है और सकारात्मक भी है। अमूमन आजकल तो हम देखते हैं ना कि विधायक पुत्र, विधायक पुत्री, विधायक पुत्र का भाई, विधायक पुत्र का चाचा का भाई, तो आजकल तो बड़ा भौकाल लगा लेते हैं। एक बार विधायक चुनाव कोई लड़ ले, हम लोग देखते हैं चुनाव कोई लड़ ले तो वो लिखता है कि विधानसभा प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी, हाँ पूर्व प्रत्याशी, ये उस पर लिखा जाता है गाड़ियों पे। और ऐसी स्थिति में खासी आप 11 बार सांसद परिवार में, इसके बावजूद ये ख्याल रखा गया कि बेटा अपनी आइडेंटिटी को विकसित करो। जी, हमेशा उस पर पापा ने फोकस किया। जब आप पैदा हुई तो सांसद कौन था परिवार में? 90 में तो नहीं थे उस टाइम पे, उसके बाद में दादी रहे थे, फिर वो लूज कर गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में 92 में पापा ने विधानसभा लड़ा था पहला,
तब कांग्रेस में ही थे गोला से, बट वो उसमें भी बड़ी कहानी है, कुछ परिस्थितियों से वो ही लॉस्ट थोड़े वोटों से। फिर मेरे ख्याल में 96 में दादी ने ट्राई किया था तो नहीं हुआ। फिर 98 में पापा पहली बार समाजवादी से लड़े थे और जीत गए थे। 4 बार सांसद है आपके पिता जी, चारों बार समाजवादी पार्टी से, जी। और दादा और दादी जी आपकी जो कांग्रेस से। कांग्रेस से। तो 2019 का चुनाव फिर आपने लड़ा जी। था गठबंधन से लड़ा था, हम भी समाजवादी। सपा जी। और बसपा सपा गठबंधन। बसपा रालोद, मोस्टली हाँ। सपा का टिकट था। सपा नहीं, से रालोद के थोड़ा उधर उस बेल्ट में थोड़ा कम वोट है रालोद का, है पर कम है, तो बट तराई का यूनिट इलाका तो है, किसानों से रिलेटेड है। हाँ। पलिया पूरनपुर है, गोला पलिया पूरनपुर। जी 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 जी। तो आपके पूरनपुर दूसरा जिला हो जाता है। हाँ। हमारा जो है उसमें गोला, पलिया, लखीमपुर सदर, वो तो निघासन, हाँ, दूसरा, पर वो हाँ, एग्जैक्टली हाँ। बेल्ट तो तराई ही है। और आपके तराई बेल्ट में तो आपके परिवार का काफी दबदबा है ना, उसमें शाहजहांपुर भी है, थोड़ा सीतापुर भी है, जी। और उसमें खीरी भी है, थोड़ा पीलीभीत भी है। जी। तो दबदबा से तो हाँ। मुझे दबदबा एक नेगेटिव कॉनोटेशन लगता है। मैं ये कहूंगी कि लोग वहाँ मानते हैं, और क्योंकि इतने पुराने रिश्ते रहे हैं परिवार से, मेरे तो लोग पूरे सम्मान पत्रकारिता कैरियर में सिर्फ दूसरी हैं आप ऐसी जिन्होंने इस बात को काउंटर किया। एक ये मुझे बताना पड़ रहा है, एक है चंद्रशेखर। जब उन्होंने मैंने उनसे ये पूछ लिया था कि लोग आपको अभी आपकी तुलना फोटो लगा रहे हैं कि आपकी तुलना जो है वो टाइगर से कर रहे हैं, कह रहे मैं टाइगर को पसंद नहीं करता, वो कमजोर को मारता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव थ्योरी है कि दबदबा से मतलब नहीं है, दिलों में मोहब्बत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो डोमिनेट नहीं करना है किसी को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डोमिनेट नहीं करना है किसी को। डोमिनेट तो आप देख ही रहे, सरकार कर ही रही है, क्या हो रहा है उससे। आप जितना ऊपर से दबाओगे नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड होगा, गुड। और जितना रेजिस्टेंस बिल्ड होता है फिर वो फटता है। तो आप ये नहीं चाहते कि लोग आपके द्वारा प्रताड़ित हों, दबाए जाएं, तब वो आपको चाहें। हम कोई तानाशाह राजा नहीं है, हम दिलों में बसते हैं, लोगों की मोहब्बत है। आज भी क्षेत्र में जाती हूँ, अगर पापा के साथ नहीं हूँ, जब 24 की तैयारी कर रही थी, आई गेट इमोशनल। आज भी जब क्षेत्र में जाती हूँ, अपने साथ 4-6 लोग लेके जाती हूँ, पापा अलग गाड़ी में घूमते हैं, मैं अलग गाड़ी में जाती हूँ। हर घर में मुझे बेटी बना के रखा जाता है। ये क्षेत्र की मुझे लगता है ये मेरे क्षेत्रवासियों का बड़ा दिल है और उनका मोहब्बत है। किसी घर में मुझे अकेला नहीं लगता है। मैं रात में, ऐसा भी है, निघासन नदी पार है, 2-2, 3-3 बजे घर आई हूँ, पापा मम्मी जगह रहते हैं। एक बार की मतलब कई बार हुआ है कि कोहरा जब होता है तो लेट होता है। हमारे यहाँ तराई रीजन है, कोहरा होता है सर्दियों में, तो हम लोग बड़े धीरे धीरे आते हैं क्योंकि नहरें भी बहुत हैं। एक बार था, मेरे को आते आते निघासन से 3:30 बज गए, पापा जगे रहे पूरी रात। मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, मेरे साथ 4 लोग हैं, ट्रस्टेड लोग हैं हमारी गाड़ी के, एक ड्राइवर और 4 लोग और जो हमारे साथ थे, सब मेल्स, बट ट्रस्टेड है क्योंकि मैं बच्ची हूँ घर की, पूरे जिले की बिटिया हूँ। और वहाँ से वापस आने में मुझे डर नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा, ये सब ऊपर वाले की दुआ है और मेरी मोहब्बत है मेरे क्षेत्रवासियों की और परिवार की। पर बिकॉज पापा हैं, मम्मी हैं, उनको ये लग रहा था कि कोहरा है, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्ची अकेली है। हाँ मतलब, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग अभी भी जब जाते हैं, पलिया निघासन 2 ऐसी विधानसभाएं हैं, जब लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, वो नदी पार हैं, 1-1, 1.5-2 घंटे लगता है वहाँ जाने में, और एकदम डीप इंटीरियर है। पलिया तो नेपाल बॉर्डर भी शेयर करता है, निघासन भी जो है वो धरौरा फिर उधर लग जाता है, तो रुकते हैं वहाँ पे। और जिस घर में मैं घुस जाऊँ वहाँ पे लोग यही बोलते हैं, अरे बाबूजी आत रहा है, माताजी आत रहा है, भैया वो आता, तुम तो हमारी बिटिया हो। इतना प्यार और सम्मान किसको मिलेगा? एंड आई थिंक दिस इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। मुझे ऐसा लगता है हार गए, फिर मौका नहीं मिला, अब मौका मिलेगा, लगभग 10 साल हो जाएंगे, पर जो मोहब्बत है और जो लोग इतना सम्मान देते हैं, दिस इज समथिंग। हारने से क्या फर्क पड़ता है? अब्राहम लिंकन 40 साल तक हारते रहे, हारने से फर्क, एग्जैक्टली। मैं मतलब मनोबल नहीं टूटा। यस। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, बड़े बड़े लोग मन खड़े हो के जाते हारे हैं, हारे हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग सर पे हाथ फेर देते हैं, अरे हमारी बिटिया है, कहीं में जाएंगे, सांसद जी नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, पूर्वी आई है। आप ये मानिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम लोगों ने सोशल साइंसेस भी पढ़ी हैं, फेमिनिज्म लिटरेचर भी पढ़ा है। पहली बात तो जब चुनाव लड़े थे तो चैलेंजेस तो थे, एक महिला, एक युवा महिला, जवान महिला, और स्पेशली एक ऐसी लिनियज से आने पे लोगों के अंदर कुछ रिजेंटमेंट भी होते हैं, तो चैलेंजेस थे विद इन पार्टी, आउटसाइड पार्टी। बहुत से लोग थे जो पसंद नहीं करते थे पापा की राजनीति, या हो सकता है उनको कुछ उनसे मलाल हो, वो मुझ पे भी निकला है, ठीक है। बट बावजूद उसके द काइंड ऑफ लव, जो प्यार, जो स्नेह, जो सम्मान मुझे मिला है उतनी छोटी आयु में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी हम लोग ये मानकर भी चल रहे हैं, और बहुत सारे दानिश्वर लोग, बुद्धिमान लोग ये बात समझते भी हैं कि ये जो टाइम पीरियड है जो इस समय चल रहा है, आप थोड़ा इमोशनल हो। हाँ, मैं मतलब बिकॉज
सी पॉलिटिक्स फॉर मी, जब कोई बोलता है ना कि सोने का चम्मच या चांदी का चम्मच, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, तो मोर देन दैट इट इज़ एन इमोशन। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने पब्लिक हेल्थ में पीजी की है, मैं कई संस्थाओं के साथ काम भी कर चुकी हूँ। और मुझसे पापा ने भी कई बार पूछा कि पूर्वी, तुम कहीं और अपना करियर बना सकती हो बेटा। उन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे राजनीति में। एंड ही सेड कि कहीं और करियर बना सकती हो, व्हाई डू यू वांट टू बी इन दिस। मतलब मुझसे कई लोगों ने, परिवार वालों ने पूछा, वो तो ये बोलते हैं कि मेडिकल की सीट क्यों ख़राब कर रही हो। तो मेरा जो जवाब आता है वो यही है कि मेडिकल की सीट पहली बात तो ख़राब नहीं हो रही, मैंने पढ़ाई की, मैंने सर्व भी किया, उसके बाद मैं उस नॉलेज को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, कम्युनिटी लेवल पे, सामाजिक तौर पर। और पापा को मैंने मैं ये बोला कि जब आप में नहीं आ पाया कैपिटलिज्म और पूंजी को एकत्रित करने का, बाबा जी में नहीं आया, दादी में नहीं आया, तो आप कैसे सोच सकते हो मुझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ नौकरी करके अपना घर पाल लूँ या अपना जीवन जी लूँ। आई डोंट थिंक सो वो हम लोगों में है। हम लोग हमेशा से समाजवादी लोग रहे हैं, कांग्रेस में भी थे, तो वो जो एक विचारधारा होती है ना, सबके लिए सॉलिडारिटी, सबका काम करना, समाज मतलब अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को देख रहे हैं हम, हाँ। और उसके साथ काम करना चाहते हैं, और उसको उठा के भी अपने साथ लेके आएंगे, यू नो। सो दैट, इसीलिए मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज फॉर मी इट इज़ एन इमोशन। ये सिर्फ एक काम का जरिया नहीं है, पैसे कमाना, पावर। मेरे फादर, मैं उनको कई बार इस बारे में, उनका उल्लेख मैं हर बार हर जगह करती हूँ, उनका वर्णन मेरे मुंह से ना सबकॉन्शियसली आता है, क्योंकि ही इज़ जस्ट नॉट माई फादर। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, ही इज़ माई गॉड, ही इज़ माई मेंटर। उन्होंने मुझे वैल्यूज़ दी हैं, उन्होंने मुझे, इन माई मदर, जिस तरह की वैल्यूज़ मम्मी पापा ने हम लोग को दी हैं और सिखाया है टू बी अ काइंड, कंपैशनेट, करुणा होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ भैया, भारत की राजनीति में जब से हम लोग, मतलब मेरी उम्र के हम लोगों को समझ आया है, राहुल जी जो है उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया कि मोहब्बत होनी चाहिए लोगों में। उससे पहले मोहब्बत की कोई बात नहीं करता था, बिकॉज ये ऐसे शब्द है जिनको लगता था लोगों को ये तो कमजोरी के हैं। मोहब्बत, प्रेम कौन बात करेगा राजनीति में? राजनीति इज अबाउट पावर, लड़ाई, शोहरत। बट ही केम एंड ही सेड कि मोहब्बत की दुकान खोलो, लोगों में आपस में भाईचारा, एकता हमने सुना था, पर दिलों को जोड़ना है। रेयर केस था। और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, मेरे पिता एकमात्र पुरुष राजनीतिक हैं जिनको मैंने अभी तक, मैं अब ऑलमोस्ट 36 साल की हूँ, सिर्फ उन्हीं को मैंने राजनीति में करुणा को गले लगाते, वो हमेशा हमेशा बोलते बेटा बी कंपैशनेट, बी काइंड, करुणामय। एक पुरुष का करुणामय होना इज, मतलब मुझे लगता है महिलाएं करुणामय होती है, ममता महिलाओं में होती है, करुणा महिलाओं में होती है, हमारे अंदर होती है। पर किसी पुरुष का राजनीति में, एक ऐसी राजनीति में जहाँ पे स्ट्रगल भी देखा है, सब कुछ देखा है, करुणामय होना इज़ द बिगेस्ट एसेट। उनसे ही मुझे मिलता है। ये सबक उन लोगों के लिए भी है। आपने देखा होगा कि अक्सर खासकर वेस्टर्न यूपी में जब व्यक्ति सभासद बन जाता है वार्ड का या प्रधान बन जाता है गांव का, तो उसके बाद जो है उसमें हवा भर जाती है। ये वो लड़की बोल रही है करुणा की बात, जिनके पिता 4 बार सांसद, दादा 4 बार सांसद और दादी 3 बार सांसद। अकड़े खड़े हुए पेड़ उखड़ जाते हैं, झुकना पड़ता है, और झुका हुआ पेड़ फलदायी भी होता है, छांव भी देता है, और उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। कई बार क्रिटिक्स ने बोला, बहुत से लोग नहीं भी पसंद करते परिवार को, ऐसी बात नहीं है कि सब पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं, इसका मतलब आप ठीक है, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो कई बार लोगों ने कहा कि बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा हो गया है, टूटना चाहिए, पापा को लेके सब इश्यूज होते रहे, पर ये भूल गए कि वही पेड़ है जो छाया भी देता है, जिसकी जड़ें भी बहुत मजबूत हैं, जिसने बहुत लोगों को जन्म भी दिया, एक्टिव पॉलिटिक्स में भी लाए। और आज की तारीख में मैं ये बोलना चाहूँगी, आप एक बात मानिए, हमारे यहाँ यूजुअली जो लोगों के यहाँ राजनीति चलती है, कभी भी आप अगर देखेंगे तो एक साथ नहीं कोई बना। बाबा जी रहे, उनके बाद दादी रही, उनके बाद पापा आए, और पापा जब ऑलमोस्ट एक्टिवली, अब वो संगठनात्मक तौर पर तो बहुत एक्टिव है, तब मैं आई। ऐसा नहीं था साइमल्टेनियसली कि पति हैं तो पत्नी को भी लड़ा दिया, बेटे को भी लड़ा दिया, चाचा को भी लड़ा दिया, भतीजे को भी लड़ा दिया, एक साथ नहीं रहा। इस चीज़ को गौर करिएगा। तो ये नहीं है कि हम सबको अपने ही परिवार में सत्ता या पावर या राजनीति दे देना चाहते हैं। इट इज़ इन जनरेशन। आप कमाइए, हर कोई कमाता है, ये बात हमको समझाई गई है। दादी के सामने जो स्थिति आई थी, वो वास्तविकता ये थी कि बाबा जी का एकदम से निधन हो गया, एक्सीडेंट, आकस्मिक इमरजेंसी थी, और माननीय उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ही बोला, वो दादी के पास आए कि उषा वर्मा आप लड़ेंगी, क्योंकि बाबा जी को बहुत मानते थे वो।
बहुत अच्छा बॉन्ड था, पापा कहानियाँ बताते भी हैं उनकी। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, मायावती तब मुख्यमंत्री थी, मनोहर हसन एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मायावती पहुंची, मनोहर हसन के घर में था उस समय मौजूद मौके पर, और यही बात जो आप इंदिरा गांधी जी के संबंध में कह रही हैं, ये मायावती जी ने चुनाव लड़ाना चाहते थे मनोहर हसन के भाई को, क्योंकि मायावती जी ने तबस्सुम हसन जो इकरा हसन की मदर हैं उनको कहा, तबस्सुम को कहा, हसन को कहा कि तुम चुनाव की तैयारी करो। देखिए मैं बताती हूँ, मैं एक चीज़ ये फील करती हूँ, मैच कर रही है ये कहानी। भले कोई अग्री करे ना करे, महिलाएं जब राजनीति में आती हैं ना तो उनके सोच बहुत दूरदर्शी होती है। एक तो ऑब्वियसली उनके अंदर करुणा बहुत होती है, ममता बहुत होती है, वो डायलॉग से बात करके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने की क्षमता रखती हैं। हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं ये चीज़, मदर्स हैं, पार्टनर्स हैं, बच्चियां हैं, आप गुस्से में हो गया, कुछ होता है, बेटी आएगी ना, या आपकी पार्टनर वाइफ आएंगी, या आपकी मदर आएगी, या बहन आएगी किन्नी में, तो फीमेल्स के अंदर एक इनहेरेंट बहुत बड़ी क्षमता है और वो बहुत दूरदर्शी होती है। उनको पता होता है कि महिला का इम्पैक्ट क्या होने वाला है समाज पे। राजनीति में एक पुरुष को उतरना और एक महिला को उतरना, आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तब आप पाएंगे कि महिलाओं का अचीवमेंट इज फार रीचिंग। पर वो क्योंकि क्या है ना, दिखता नहीं, दिखता क्या है, सत्ता दिखती है, दिखता क्या है, पावर, क्या दिखता है, मसल पावर। महिलाओं का वो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस आप 10 साल की कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो पीछे हाइंडसाइड में पाएंगे। और पुरुषों का क्या है, वो आपको पावर दिखेगी, डोमिनेंस दिखेगा, दैट काइंड। तो जो महिला राजनीतिक हैं, जो अच्छे पदों पे रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं या मुख्यमंत्री रही हैं, उस चीज़ को फील कर पाती हैं। अभी आपको लगता है जैसे जिस प्रकार से चल रहा है जी, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को ठीक ठाक तालमेल देख लेते हैं, तो आपको लगता है कि देश को वह ठीक समय है जब एक महिला प्रधानमंत्री की आवश्यकता है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडर है ही नहीं पूरे देश में। ऐसा नहीं है, हम तो कांग्रेस में हमारे यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर भी है, सेकंड लाइन ऑफ लीडर भी हैं, सबको ही हैं। और क्योंकि मैं खुद कांग्रेस पार्टी से आती हूँ तो मुझे लगता है कि देखिए, हमने राहुल जी इज़ एन अमेजिंग पर्सन, वो बहुत ही शानदार, बहुत शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ठीक है। उतनी ही शानदार प्रियंका जी भी हैं। अब वो इंटरनल पार्टी का डिसीजन होगा किसको क्या बनाया जाए, बट जहाँ पे ये रिकॉर्ड कहते हैं, देशों में भी आप देख ले, जहाँ पे महिलाएं रही हैं जिन्होंने पावर ऑफ पोजीशन होल्ड किया है, पोजीशन ऑफ पावर होल्ड किया है, वहाँ पे फॉर अ लॉन्गर टाइम क्या है कि सद्भावना बनी रही है। इंदिरा जी को भी ले लीजिए, लड़ाई भी हुई तो उन्होंने ऐसे डिसीजंस, उनको क्या बोलते थे, मोम की गुड़िया बोलते थे, बट द काइंड ऑफ डिसीजंस ही इज टेकन, अपने कैबिनेट से भी उनको हिंड्रेंसेस मिले। मायावती जी को भी देख लीजिए, कई लोगों ने उनको क्या बोला, और जिस बैकग्राउंड से आती थी, इंटरसेक्शनैलिटी हम लोग बोलते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट को वॉर के दौरान रोनाल्ड रीगन को जिस प्रकार से इंदिरा जी ने अपनी कलात्मकता से, अपनी बुद्धिमत्ता से बेवकूफ बनाया। और बीजेपी जिस तरह से नैरेटिव बनाती है, मुझे लगता है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आज की यंग जनरेशन को सिर्फ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे ना रह कर कुछ रीडिंग भी करनी चाहिए, पुराना पिछला पढ़ना भी चाहिए। बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं लोगों के लिखे हुए, किताबें हैं, उसमें पढ़नी चाहिए कि महिलाएं जब लीडरशिप की पोजीशन में आती हैं तो वहाँ पे डबल क्रांति मैं बोलूँगी होती है। सोशल फ्रंट पे तो होती ही है, लोगों के इंटरपर्सनल फ्रंट पे भी होती है। लोग मुझे अक्सर बोलते हैं भैया कि जब क्षेत्र में मैं जाती हूँ, क्योंकि जनरेशनल है, हर कोई गया है, पर ज़्यादातर घरों में औरतें सिर्फ माता जी आत रहा है, माता जी हियाँ बैठत रहा है। अच्छा, दादी का क्या था, क्योंकि वो यूजुअली जब उस टाइम पे जब वो सांसद बने और वो लोगों के बीच में गए, तो उस घरों में ज़्यादातर वो उस पोजीशन पे थी, सास की पोजीशन पे। ज़्यादातर घरों में जो लड़कियां थी बहुएं थी, है ना, मैं आपको उस टाइम का वो बता रही हूँ, एक डेमोग्राफिक। तो बड़े हक से दादी बोलती थी, बहुरिया 2-3 दिन रुकबा, धोती धो देना हमारी, खाना हम बना देंगे शाम को। तो लोग ये बताते हैं, हम तो माता जी की धोतियों धोए हैं, बहू रुकत रहा है, हमने, माता जी ने हमारे साथ रोटी पकवाई है। उस टाइम कंडे वंडे चला करते थे, चूल्हा लगा करता था, उपला कहते हैं, उपला, हमारे यहाँ कंडा कहते हैं। तो जिस तरह से आप ये देखिए, कितनी, इसे बोलेंगे एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों ने उनके साथ बनाया एज अ फीमेल लीडर, कि उषा वर्मा जी सिर्फ एक सांसद नहीं थी, वो घर में आके बेटियों को, बहुओं को, माताओं को, जो उस घर की गृहिणी थी, उनको भी उनसे इतना मिलना जुलना था, इतना सम्मान था कि लोग उनको समझते ही नहीं थे लीडर। सबसे बड़ी बात ये है, कोई आपको सिर्फ सांसद, विधायक, नेता ना समझे, आपको अपना भाई, अपनी बेटी समझे, इससे बड़ा मुझे लगता है ऊपर वाला क्या देगा। तो जब मैं जाती हूँ तो लोग मुझे इतने प्यार से बिठाते हैं, बिटिया पैर ऊपर करके बैठो,
ऐसे ना बैठो बाहरी की तरह। उनको लगता है कि घर की बेटी, जैसे घर में हमारे यहाँ बेटियां हैं बहू हैं वैसी बैठे, कंफर्ट जोन में रहो। बिल्कुल। और थोड़ा सा मुझे लगता है हमने जो अपनाया है दादी से या पापा से वो ये है, एक तो देखिए जिसे बोलते हैं ना, ह्यूमिलिटी टेक्स यू अ लॉन्ग वे। विनम्रता, आप जितने विनम्र रहेंगे वो आपको बहुत दूर लेके जाएगा। तो मैं खुद चले जाती हूँ, हमने कहा चाची आप लोग बैठो, हम चाय बना लेंगे। और मुझे ज़्यादा दूध की चाय पसंद नहीं है, तो पर्सनली मैं बोलती लो हम साथ में खड़े होकर हम आपके साथ चाय बनवा देते हैं, बिस्किट आप लगवा लो, चाय हम बना देंगे। तो लोगों को ये चीज़ लगती है कि भाई नेताओं के बच्चे हैं, तुम कहे आओगे बेटी। हमने कहा अरे घर हमरा नहीं है का, अभी तुमने हमें बेटी बोला ना, अभी आपने मुझे बोला मैं बिटिया हूँ, तो ये मेरा भी तो उत्तरदायित्व। ये आपका स्वभाव है या हम नोटिफाई करते हैं कि ये लोगों से कनेक्ट होने का आपका परंपरागत तरीका है? आई थिंक दोनों परंपरागत तरीका रहा है, वही स्वभाव में भी आ गया है। क्योंकि मैंने देखा है, ये नोटिस करने वाली बात है, जो लोग नई राजनीति कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अगले कुछ सालों में या उनको विधायक या सांसद हो जाना चाहिए, वो ये बात खासकर नोटिस कर ले कि एक नेता को ऐसे परिवार में जहाँ 11 साल से सांसद रही, 11 बार सांसद रही हो, वहाँ नेता कनेक्ट कैसा होता है। डॉक्टर पूर्वी वर्मा बता रही है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि वो घरों में चली जाती है, जैसे उनकी दादी जाती थी, और किचन तक चली जाती है और किचन में जाकर के खुद चाय बना लेती है, तो परिवार तो 100% आपका दीवाना हो जाता है। देखिए बात दीवाना होने की भी नहीं है, दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है, मैंने आपको बोला इंटरपर्सनल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, इंटरपर्सनल बॉन्डिंग, ठीक है। मुझे क्या लगता है आज की तारीख में हर घर में एक जवान बच्ची है, एक ठीक है, लेकिन पूर्वी जी ये जो आप कह रही हैं ये बड़े नेताओं के साथ हमने कॉमनली देखा है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ यही थी स्थिति। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, चूँकि आप तो जानते ही हैं, एक नेता हैं मेरठ के शाहिद मंजूर, उनके फादर मंजूर अहमद जो है, उनके साथ मंजूर अहमद साहब बहुत लोकप्रिय थे। इमरान मसूद जो सहारनपुर के सांसद हैं, उनको इसलिए बहुत मशहूर है कि वो उन्हें हज़ारों नाम अपने गांव के देहात के याद है। मुनव्वर हसन इकरा हसन के फादर, वो बहुत लोकप्रिय थे इस बात को लेकर के कि वो बड़ी भीड़ में अपने व्यक्ति को नाम लेके बुला लेते थे। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका आप अगर हम बातचीत करें कि वो अपनी जनता से कनेक्ट रहते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो ये है एक कामयाब और लंबी दूरी के नेता का, कि वो अपने लोगों से कनेक्ट रहे। बिल्कुल। आपको आपके कार्यकर्ता हैं जो आपके शुभचिंतक हैं, या जो पुराने घर, हमारे तो सारे पुराने घर बंधे हुए हैं, पर नए लोगों से भी मिलने के लिए आपको उनका नाम और आपको उनका स्वभाव पता होना चाहिए। फ़ोन आते हैं कई बार, मैं आपको बताऊंगी, तारीफ़ की बात नहीं है, पापा के पास हमारे पास फ़ोन आते हैं, एक क्योंकि दिमाग मेरा मेडिकल बैकग्राउंड का और हमको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, याद करनी पड़ती थी बड़ी बड़ी किताबों की, तो एक एडवांटेज मेरे पास है, मुझे बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो कोई भी फ़ोन करेगा, नाम मुझे याद रहता है, तो उन लोगों को अच्छा लगता है। या मैं कहीं गई हूँ, मैं शादियों में, बारातों में, गमी उसमें हम लोग जाते रहते हैं, तो कोई मिलता है तो मैं एड्रेस करती हूँ, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लगता है, उनको लगता होगा कि नहीं बिटिया देखो याद रखा था। तो ये चीज़ एक एडवांटेजेस ऑब्वियसली होती है कि आप लोग, और जुड़ेंगे भी कैसे आप, अगर आपको सामने वाले के बारे में, उसने आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ी, चुनाव में, रैलियों में गया, उसने विरोधियों से आपके लिए, आपके नाम पे लड़ाई लड़ी, और आप उसको पहचानने से अगर भूल रहे हैं तो शेम ऑन यू, शेम ऑन अस, लाइक यू नो, हम खुद ही भूल गए अपने लोगों को। तो सबसे पहले तो आप उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनके गांव देहात के बारे में, वो कहाँ से आते हैं, क्या है, मोस्टली, क्योंकि मोस्टली एक एडवांटेज दूसरा मेरे साथ ये भी है, क्योंकि पुराना पारिवारिक रिश्ता रहा है, तो हम लोग जाते आते रहे हैं। पहले भी जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे, छोटे थे, तो भी पापा के साथ जाते थे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के यहाँ क्षेत्र में। तो बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को ये पता है कौन सा कहाँ पे गांव है, कहाँ पे इनका घर है, या क्या गांव में कॉन्फ्लिक्ट है, या कैसे हम लोग उसको, क्योंकि वो बात ये आती है कि अब हर गांव में 2 पार्टी बन जाती है, दोनों पार्टी आपकी है, लोग तो आप ही के हैं, हाउ डू यू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट? इनको कैसे हम हैंडल करते हैं? मान लीजिए एक गांव में, ये मैं लोग जानेंगे भी और ये काफ़ी सीरियस बात भी है, एक गांव में 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष आपके वोटर हैं, और दोनों पक्ष आपस में झगड़ा कर लिए। दोनों पक्ष चाहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ FIR हो जाए, दोनों पक्ष चाहते हैं कि एक दूसरे को पनिश्ड हो जाए, एक दूसरा जिसकी गलती है वो भी चाहता है कि दूसरा वाला पनिश्ड हो जाए। जेन्युइनली वो अपनी गलती मानता ही नहीं है, बस उसे तो उसको दूसरे वाले को डोमिनेट करना है, और फिर कहेगा कि सांसद जी हम तो 3 पीढ़ियों से आपके साथ हैं, मेरी मदद करो। दूसरा वाला कहेगा हम भी 3 पीढ़ियों से आपके साथ हैं, मेरी मदद करो। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो एक नेता कैसे हैंडल करता है? देखिए, एक नेता का हैंडल करना और मैंने जो पापा को देखा है, बहुत डिफरेंस है। कैसे? यूजुअली लोग क्या करते हैं, फिर वो एक पार्टी को अपना बना ही लेते हैं, दूसरी पार्टी को पता है एक तो वोट मिलेगा ही, दूसरा चला जाए टाइप्स। बट मैंने जो देखा, और ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि मैं
पापा को मैंने यहाँ शिकन पढ़ते हुए भी देखा है जब ऐसे मामले आते हैं, क्योंकि अपने लोग हैं ना ये। सबसे पहली बात तो हमारे परिवार में भी बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉग, कि बैठा के बात करवाओ, अनलेस वो मामला मतलब यहाँ तक पहुँच चुका है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है। जब तक वो विवाद है तब तक तो आप आपस में बैठ, और यूजुअली ये विवाद क्या होता है ना, एक ही घर के एक्सटेंडेड फैमिलीज के होते हैं, चाचा ताऊ हो गए या कुछ और हो गया, या फिर वो इंटरकास्ट वाले हो गए कि इसने उनको परेशान किया उसने परेशान किया मोस्टली। तो कोशिश ये रहती है कि भाई घर तो आपको बचाना ही है। अगर घर के विवाद है, चाचा ताऊ की ज़मीनी विवाद हैं या कोई और विवाद हो गया, तो कोशिश ये रहती है कि साथ में बैठा के बात की जाए। भाई जो समझदार लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको समझाया जाए कि देखिए बच्चे एक तो इधर उधर बिफर रहे हैं और घर में जो इशू है वो बाहर आएगा, जाहिर सी बात है, डर्टी लॉन्ड्री बाहर आएगी, तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक यहाँ तक सीमित है वो चीज़ें बहुत बार सिमटी भी है, मैंने खुद देखा है। पर जब वो बात कत्ल तक आ जाती है या बात ऐसी हो कि बहुत सीरियस हो गई है या बच्चों को लेके हो गई है कि लड़का लड़की भाग गए हैं, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया है, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक अ स्टैंड, जो सही है और जो गलत है। फिर उसमें आप ये देखते हो, फिर ये नहीं होता है कि पापा का जो स्ट्रैटेजी मैंने देखा है कि आप अगर गलत हैं तो आप उसको मानने की आपको हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने गलत किया है किसी के साथ, मान लो आपने किसी को प्रताड़ित किया है, तो फिर भाई आपको कैसे हम बचाएं, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट ग्राउंड? जो एथिक्स मैं अपने ऊपर अपने बच्चों पे लगा रहा हूँ तो वही मुझे तुम्हारे ऊपर भी लगानी पड़ेगी ना। लेकिन उसके बाद तो चूंकि जटल लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी गलती मानते नहीं मानते हैं, फिर लोग गुस्सा हो जाते हैं। ये चीज़ हुई भी क्योंकि पापा मॉरल ग्राउंड्स पे, ही इज़ अ वेरी सॉलिड पर्सन मॉरल ग्राउंड्स पे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है कि कुछ लोग उनको लगा कि लो सांसद जी हमने, पर बात यही होती है ना, किसी ऐसे इंसान के साथ अन्याय ना हो जाए, आपको वो भी तो देखना है। अगर आपके पास कोई आ रहा है जुडिशरी सिस्टम को बाईपास करके सोचे कि ये हमारी मदद करेंगे अभी, फॉर इंस्टेंस अभी, एंड देन लेटर आप खुद ही बोलते हो कि जुडिशरी में जाइए, तो वो आपको किसी एक हक से और एक उम्मीद से लेके आया है आपके पास अपना जो भी एजेंडा है उनका। तो उसमें यही सोच रहती है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो पहले तो उनके साथ अन्याय ना हो, और जो दूसरी पार्टी है उसको कैसे भी तरह से समझा लिया जाए कि देखो रहना आपको एक ही साथ है। आप कॉन्फ्लिक्ट लेके भी रहोगे गांव में तो क्या किसको फ़ायदा होने वाला है? आपके बच्चे, उनके बच्चे, आगे चल के तो दूसरी जनरेशन को जाना है। आपका कॉन्फ्लिक्ट आपके तक है, मैक्सिमम वो आपके लड़के तक जाएगा, पर उसके जो बच्चे होंगे और दूसरे परिवार के बच्चे होंगे उनको रहना तो उसी गाँव में है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट लेके, आपको जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट लेके थोड़ा ना चलना है। पर अगर बात बड़ी होती है, देखिए प्रताड़ना की बात है या बच्चियों के साथ अभद्रता हुई है या बच्चियों के साथ, हमारे वेरी अनफॉर्चुनेट रीजन ऐसा है कि वहाँ पे क्या है, रेप के केसेस बहुत आते हैं, गैंग रेप कांड तो उसने हिला दिया था पूरा देश, क्योंकि और तराई रीजन है, इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत है। हाँ। तो लड़कियों का वहाँ से ट्रैफिकिंग भी बहुत है और उस पर बहुत काम किया है पापा ने। बचपन बचाओ आंदोलन, जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं नोबेल लॉरिएट, उन लोगों ने मतलब उस पर बिल्कुल लेटर बहुत काम किया है। तो ये है कि जब ऐसे कोई केसेस आते हैं तो उसमें तो जाहिर से बात है जो मुद्दा ही है, फिर हमको देखना पड़ता है कि भाई बच्ची किसकी है, किसी की भी हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो हम वहीं खड़े हैं, और फिर उसको लेके हम धरने पे भी बैठते हैं या उसको लेके हम एसपी के पास स्टैंड लेते हैं। मतलब डेफिनेटली आपको आप हीनियस क्राइम है और आपको लगता है कि इसमें सुलह समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो आप इस बात की परवाह किए बिना कि हमको क्या इसमें परिणाम मिलेगा खड़े हो जाते हैं। अब कोई किसी को मार के कत्ल करके आ उसमें होता यह है कि देर से बेर समझ में आती है चीज़ें। अब मैं आपको बड़ा एक फनी वाकया बताऊं, आई थिंक पापा का सेकंड थर्ड टर्म होगा, उस टाइम लाइसेंस आराम से बनते थे, तो बहुत से लोग आते थे बिरादरी के या कुछ। हमको इसलिए पता है कि एक गाँव में मैं बैठी थी, मैं गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं गई तो खटिया लगाई, बैठे बाहर, तो कहें तुमको एक बात बताओ बिटिया, तुम्हारे पिता ने हमारा लाइसेंस नहीं बनवा रहा है और हम इनका वोट नहीं दे रहा है अगले इलेक्शन में। आई थिंक थर्ड ही होगा, फिर सेकंड के बाद वाला। तो फिर मैं ऐसे बैठ के देख रही थी, तो हमने कहा तो आपके मन में क्या बदला, आज आपने अपने घर में कैसे बुलाया चाय पे? तो कहें कि आज हम सोचते हैं 10 साल पहले रवि बाबू अगर हमारा लाइसेंस बनवाए दिए होते तो हम अपने भाई का कत्ल कर देते। उनको अपने भाई से रंजिश थी। पूरी सॉरी, ये जो आप बोल रही हैं ये महारानी जो वेब सीरीज है बिहार की राजनीति में, नहीं, उसमें जो हुमा कुरैशी बोलती है वो चीफ मिनिस्टर, उसका कॉपी जैसा है। आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर, ये हम लोग के, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी कहानियां तो जमीन से ही उठाई है ना, तो उन्होंने आपके क्षेत्र से सीखा है। हमारे बिहार से बहुत कॉमन है ये सर। यूपी बिहार में तो क्या है, लाइसेंस पहले बनते थे, लोग रखते ही थे, रिवॉल्वर रखते थे, नहीं रखते तो कट्टा, मतलब दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वाज प्रेवलेंट।
तो मैं जो बताना आपको ये चाह रही हूँ, अब ये तो आपने, मैं देखूंगी, मैंने महारानी एक्चुअली देखी भी नहीं है, हाँ। बट लोगों का जो बाद में आपने बोला ना रियलाइज बाद में करते हैं, वो जो रियलाइजेशन का पार्ट आता है, और वो उतना हम चाचा हम कह रहे तुम बिटिया हम तुमका बतावे, अगर जो बनवाए दिए होते लाइसेंस तो हम अपने भाई को गोली मार दिए होते, आज हम जेल में होते। रियलाइजेशन उनको बाद में आया, उस टाइम गुस्सा आया, उस टाइम उन्होंने कहा हम वोट नहीं दे रहे हैं। शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति कर सकता है इस तरह की एक्टिविटी। आजकल तो भाई भाई पे बंदूक निकाल लेता है। तो जो जिस तरह से हमारी बात शुरू हुई कि कैसे करते कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, बात करना, लोगों के बीच में बैठना, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग मानेंगे, कोई नहीं भी मानेगा, सही बात है, और वो लोग आपसे अलग हो भी जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, बट लेटर उनको रियलाइज़ होता है। देखिए बंदूक रखना, अस्त्र रखना, शस्त्र रखना सिर्फ उनके लिए ठीक है जो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। आज की तारीख में रेज आप समझ रहे हैं कितना तेज़ हो गया, लोगों की मेमोरी या लोगों के अंदर गुस्सा, मतलब बिकॉज मैं डॉक्टर भी हूँ, ये पब्लिक हेल्थ इशू भी है, मैं इस चीज़ को इसलिए भी एड्रेस करती हूँ। तो सस्त लाइसेंस बनवाने में बहुत अधिक रुचि दिखाती है जनता, मतलब लोगों को अच्छा लगता है, इट्स अ सोर्स ऑफ पावर। सोर्स ऑफ पावर, या वो जो इलाका है वहाँ जानवर बहुत ज़्यादा है, वो इशू अलग है। अब देखिए जानवर वाला इशू, आत्मरक्षा के जानवर के लिए जो आपने बोला है, अब उसमें क्या है, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क लगता है हमारे, और ये बात बिल्कुल सच है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि अब जो टाइगर है वो गांव देहात में आके रह रहा है, गोला तक में, गोला के जो आसपास के आउटस्कर्ट जो गांव हैं वहाँ पे तक टाइगर आ गए हैं। अब उन्हें नाम बहुत दिए गए हैं, केन टाइगर या फलान, मतलब वो कॉन्जर्वेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ नहीं करते, पर ये सच्चाई ये है कि क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो इस तरफ आ गए हैं। अब उसमें अब एक बात बताइए कि मान लीजिए टाइगर रात में आ गया, या जो गन्ना में जो गन्ने में मोस्टली मजदूर जो खेती किसानी कर रहा है उसी पर हमला करता है, क्योंकि वो जब उकड़ू बैठे होते हैं तो टाइगर को लगता है कि वो जानवर है। ओके। तो ऐसे टाइगर पीछे से हमेशा करता है, टाइगर थिंक्स कि वो जानवर है, उसको लगता है भेड़ बकरी है, गाय का बच्चा है या गाय है। तो सामने खड़े हुए व्यक्ति पे बहुत कम टाइगर हमला करेगा अनलेस आपने प्रोवोक किया है या वो बहुत भूखा या खूंखार है। यूजुअली जो हमले होते हैं वो ये होते हैं कि लोग गन्ना काट रहे हैं या गेहूं काट रहे हैं और पीछे से टाइगर ने हमला कर दिया है। अब उसमें उस व्यक्ति के पास तो असला नहीं होगा ना, दे विल नॉट हैव एनीथिंग टू सेव देमसेल्फ। उनके पास क्या हंसिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या डंडा होगा, जैसे भी जो जिस तरह का वो काम कर रहे होंगे। बट पीछे से अनवारंटेड आपके ऊपर हमला होगा तो आप नहीं कुछ कर सकते ना। तो ये रैशनल देना कि अपने आप को प्रोटेक्शन, मतलब मैं इसको कम मानती हूँ, बट ओवरऑल लाइसेंस का जो चलन बढ़ा था, मे बी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते, क्राइम्स हो गए थे बहुत ज़्यादा बचाने के लिए भी, एंड सम काइंड ऑफ पावर ऑल्सो। यस, रोबीले व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कि हम बंदूक वाले हैं भाई जी, कुछ लोग। हाँ। लेकिन ये है कि उस बेल्ट में 100 से ज़्यादा लोग, और ख़ासकर बच्चे, वो टाइगर ने कभी कभी तो लकड़बग्गा भी आ गया था। लकड़बग्गा आते थे पहले, अब रिसर्जेंस हो रहा है। पिछले कुछ सालों में तो आपने देखा रोज एक खबर बड़ी थी, हाँ, मैं पिंजरा लेकर के घूम रहे हैं, जंगलात वाले 400 500 लेपर्ड भी, टाइगर भी। हाँ। हाँ, तो ये दोनों अब तो हमारे यहाँ, पहले क्या था, बिजनौर तक आ जाता है ना। हाँ, हमारे यहाँ क्या है ना, एक्चुअली 3-4 श्रृंखला में है नेशनल पार्क। करतनिया घाट हो गया उधर बहराइच में, फिर इधर हो गया, फिर आपके ऊपर चला जाता है, मतलब वो ये भी आपका सीतापुर वाला, शाहजहांपुर का भी इलाका आ जाता है सारा। तो वो अच्छा तराई रीजन का बेल्ट है पूरा। तो जंगल में एनिमल्स के लिए क्या टेरिटरी, उधर ट्रैवल करेंगे, है ना। वो हमारे लिए क्या टेरिटरी, हमारे आपके लिए बंधन है, हमारे लिए एक बॉर्डर है जियोग्राफिकल। जानवरों के लिए वो बंधन नहीं, वो अपने टेरिटरी खुद बनाते हैं, तो वो ट्रैवल करते हुए जाते ही हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। अब वो ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनका हैबिटेट। सामना हुआ टाइगर से? हाँ, चुनाव मेरा कम हुआ है, पापा का तो बहुत हुआ है। अक्सर घर आके बताते थे आज शेरनी मिली, बच्चों के साथ बैठी हुई थी, हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे, क्योंकि पलिया से आने जाने में पहले। पलिया वही है ना जिसे मिनी पंजाब कहते हैं? हाँ। वो पलिया और पूरनपुर भी आप ही का लगता है क्या? नहीं, पूरनपुर हमारा नहीं लगता, पूरनपुर दूसरा जिला है। तो टाइगर मिला आपको इलेक्शन के टाइम पे? गाड़ी में आप अंदर शीशा बंद करके रखते हैं कैसे? हाँ, रात में इलेक्शन का टाइम था तो पलिया से टाइगर आता है गाड़ी के पास? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत फैसिनेटिंग बींग्स होते हैं टाइगर। हाँ। टाइगर को अगर किसी ने ऑब्जर्व किया और देखा हो, देखिए जू में टाइगर देखना बहुत अलग है, जंगल में टाइगर देखना बहुत अलग है। एक कहावत है, और ये सब हमको पापा बताते हैं, क्योंकि ये भी उनके बारे में लोगों को नहीं पता है। वो ही इज अ वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट। उनके साथ आप घंटों जंगल घूम सकते हैं, घंटों, इतनी नॉलेज है उनको। मेरे भाई को, छोटा भाई है, उसने पापा से लिया ये चीज़।
घंटों हम लोग उनके साथ जंगल घुमा करते थे, और वो खुद अपनी जवानी में जंगल घुमा करते, बिकॉज उनको इतना लाइकिंग है टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स जंगल, टुवर्ड्स इकोलॉजी। तो उन्होंने ये बताया है, फॉर वन टाइम यू सी अ टाइगर, ही और शी सीज यू 1000 टाइम। आप एक बार शेर को देखने के लिए आप तरसते हैं, आपको लगेगा एक बार वो देख रहा है, और शेर ने आपको 1000 बार देख चुका है, क्योंकि वो उसके टेरिटरी में आप, उसको पता है कि भाई ये यहाँ पे है, मैं कब निकलूंगा या कब निकलूंगी ये मेरे ऊपर है। तो वो तब तक आप पे अटैक नहीं करेंगे जब तक आपने प्रोवोक नहीं किया है। और आजकल कुछ एक वीडियोस हमें देखने आ रहे हैं, जो आप जंगलों में सैलानी जाते हैं जीप्स पे, बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुख की बात है कि लोगों को जंगल लॉस पता ही नहीं है। जंगल के कानून होते हैं, देखिए, आपको हॉर्न नहीं बजाना है, आपको वहाँ पे बहुत तेज तेज बातें नहीं करनी, आपको कुछ फ्लैशी बहुत रंगीन कुछ पहन के नहीं जाना है, कुछ जानवरों को आप उकसा सकते हो फॉर इंस्टेंस, ठीक है, आपको गाने नहीं बजाने हैं, आपको बातें नहीं करनी। एक इकोसिस्टम है, उसका सम्मान करिए। जंगल में जब आप घुस रहे हैं, आप जानवरों के घर में घुस रहे हैं। पहली बात तो आपने परमिशन नहीं ली है, क्योंकि हम तो सबसे सुप्रीम है भाई, ह्यूमन बींग्स, हम किसी से परमिशन लेते नहीं है। आप जिस टेरिटरी में जा रहे हैं, एटलीस्ट उनकी लॉज का रिस्पेक्ट करिए, और स्पेशली व्हेन इट इज अ ये आपका वाइल्ड लाइफ रिजर्व। कायदा तो इंसानों में भी है, इंसानों को ये बहुत सख्त हिदायत है कि अगर बाप अपनी बेटी के कमरे में भी जाए तो नॉक करके जाए। हमारे यहाँ ये मान नहीं रहे हैं नहीं, प्रैक्टिकली, ये चीज़ होनी चाहिए, हमारे यहाँ है ये चीज़ें, कुछ एक चीज़ें लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो अब वही बात है ना, आप जंगलों में गए हैं, आप गाड़ियों पे हैं, कतार लगी हुई है, लोग कैमरे से रीलें बना रहे हैं, रीलों में पीछे गाना भी चल रहा है, वो टाइगर को शूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोवोकिंग होता है टाइगर के लिए। हाँ सही। अभी 2-4 वीडियोस मेरे उसमें मैंने देखी थी कुछ दिन पहले ही, टाइगर ने अटैक कर दिया है गाड़ी पे कुछ लोगों के ऊपर। लेपर्ड थोड़ा सा होता है, वो ऊपर रहता है पेड़ों पे ज़्यादातर, तो लेपर्ड आपको अटैक कर सकता है, क्योंकि यू डोंट नो देयर नेचर। बट वही है ना, आप क्यों उकसा रहे हैं? आप गाड़ी के अंदर रहिए, या अगर आप ओपन जीप में भी है तो जो गाइड रहते हैं वो सीधे सीधे बताते हैं, देखिए इस टेरिटरी में, इस रेंज में टाइगर कभी भी आ सकता है, शोर मत मचाइए, स्पेशली शांति से बात करिए अगर करनी, और खाने पीने का उस टाइम मत खोलो, कुछ स्मेल, इट मैटर्स। तो आपको कुछ लॉज होती हैं, जंगल लॉज हैं, या जो वहाँ के स्पेशलिस्ट हैं उनकी बात मानिए। जब लोग वो नहीं मानते, आप प्रवोक करोगे किसी को, तो जाहिर सी बात है, हमको कोई प्रवोक कर देगा तो हम जब एज ह्यूमंस इतनी समझदारी होने के बाद हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं, तो जानवर है, आपने उसकी टेरिटरी में घुस के उसको प्रवोक किया है, तो जाहिर सी बात है हम लोग के साथ वो टच कभी ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जब जानवर सामने आता है, देखिए हर चीज़ का नियम है, और प्रकृति का भी नियम है, उसका सम्मान करिए। गाड़ी पीछे कर लीजिए जितनी फीट आप कर सकते हैं, 4, 5, 10 फीट। जब तक टाइगर या टाइग्रेस बैठी है, बच्चे हैं तो ज़्यादा खूंखार होती है टाइग्रेस, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होती है, उसको पास कर लेने दीजिए। ये यूजुअली हम लोगों ने फील्ड पे देखा है। और तब आप जाइए और फट से निकल जाइए। आप भाई वहाँ पर रुके हैं, 4 लड़के गाड़ी से निकल के वीडियो बनाने लगे, हू हल्ला करने लगे, तो उकसा रहे हो आप। और जंगल का कानून और जितने हमारे लॉज हैं रिगार्डिंग ये नेशनल फॉरेस्ट रिजर्वॉयर्स, यू कैन नॉट ड्रिंक, यू कैन नॉट स्मोक इन द फॉरेस्ट। आप वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि जंगल की लॉज के खिलाफ हो। लेकिन आम लोगों को इनकी जानकारी नहीं है, वो गलती कर जाते हैं, अब फिर बाद में वो खामियाजा भुगतते हैं, फिर उसका रेंज में आ जाते हैं जानवर की। तो देखिए, हर चीज़ के कुछ कायदे कानून हैं, हर फील्ड के कायदे कानून हैं, और एक जंगल इकोलॉजी उसको तो माने। प्रकृति को जो लोग नहीं मानेंगे, तो देखिए प्रकृति का भी नियम है। गुड। पूर्वी ये हम लोग जानते हैं और हम समझते भी हैं कि 2024 एक ऐसी लोकसभा थी जब अनफॉर्चुनेट आप चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश ने कुछ ऐसे सांसद जरूर दे दिए जो आपके दोस्त हैं, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, और बहुत सारे वो अनएक्सपेक्टेड भी चुनाव जीत के सदन में आ गए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर कहते हैं कि कुछ मिसिंग है संसद में। आपकी बेल्ट के लोग भी कहते हैं कि पूर्वी को भी संसद में होना चाहिए था, क्योंकि वो वोकल हैं, JNU की विद्यार्थी हैं, बोलती अच्छा हैं, नॉलेज खूब है, यहाँ से PhD भी कर रही हैं और डॉक्टर भी हैं। तो पूर्वी अगर सदन में होती तो बवाल 2-3 गुना बढ़ जाता। ये आपका बड़प्पन है, और मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने ये बात बोली। और कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे, शुभचिंतक हैं, जो ये चीज़ सोचते हैं। ये सोचना मेरे पापा का भी है। वो कहते हैं अगर ये होती सदन में, ये दहाड़ती, और आप विश्वास नहीं करेंगे भैया, वो मेरे लिए जब वो प्रेस करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी को कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब मुझे लगता है कि मैं अपने आप का एज इंसान, अगर मेरे फादर, मेरे पापा, मेरे मेंटर ये फील कर पा रहे हैं कि इस लड़की में पॉलिटिकल नॉलेज है और कहीं ना कहीं ये कुछ इश्यूज़ पे दहाड़ सकती है, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है मैंने सब अचीव कर लिया। पर सही बात है, अगर सदन में होते
तो कुछ मुद्दे जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, और जिन पे मुझे काम करना ही है कि कुछ भी करके, मुझे कितना भी कुछ भी वहाँ से अगर रिपल्जन मिले मैं करूँगी ज़रूर। जिनमें हम हमेशा से बात करते आए हैं वुमेन सेफ्टी की। वुमेन सेफ्टी इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद नहीं महसूस करती हूँ सेफ दिल्ली में 11 बजे के बाद। क्षेत्र में क्षेत्र में तो क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मुझे पता है, मैं बेटी हूँ, पर दिल्ली जैसी जगह पे अगर मुझे कैब से जाना पड़ अपने जाए, क्षेत्र में ज़्यादा कंफर्ट फील हाँ, करती हैं। हाँ। हैरत अंगेज बात है, देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टर पूर्वी वर्मा, जिन जो 11 बार के सांसद के परिवार में रहे हो, जिनका बचपन, जिनके पिता का बचपन वो दिल्ली के गलियारों में बीता हो, वो उस लखीमपुर खीरी में, उस तराई के एरिया में जहाँ पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, शाहजहाँपुर है, जहाँ दूर तक लाइट नहीं होती, जहाँ गाँव में अभी पूरी तरह विकास नहीं पहुँचा, जहाँ सड़कों पर लेपर्ड और टाइगर ऐसे घूमते रहते हैं जैसे हमारे यहाँ डॉग्स, वहाँ की पूर्वी कह रही है कि वो वहाँ अधिक सेफ है दिल्ली की तुलना में। यही कहा आपने? क्योंकि माइंडसेट देखिए आप, वहाँ पे कुछ भी हो, गांव देहात में अभी भी ठीक है, मैं मानती हूँ दिमाग में करप्शन आया है लड़कियों को, बच्चियों को लेके, पर अभी भी क्या है, बेटी को तो सम्मान देते ही है ना। हमारे घर वहाँ पहले तो क्या चलता था, एक घर की बिटिया पूरे गांव की बिटिया है, शादी हो रही है, दामाद जी पूरे गांव के हैं, पूरा गांव कंट्रीब्यूट करता था। अभी भी वो चीज़ें हैं, लोग करते हैं, एक घर की बेटी दूसरे घर की बेटी, एक गांव की बेटी दूसरे गांव की बेटी, दूसरे गांव की बेटी तीसरे गांव की, फैमिली की तरह है आपका क्षेत्र। कम्युनिटी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वहाँ पे। पर दिल्ली में तो हम माथे पे लिए नहीं घूमते ना, हमारे पापा सांसद, हमारे बाबा सांसद, हमारे दादी सांसद, हम खुद सांसदी का चुनाव लड़े, एक इंडिविजुअल। यहाँ पे तो सबसे पहले माई फर्स्ट थ्रेट हियर इज दैट आई एम अ फीमेल, मैं एक महिला हूँ, मैं कैसे भी करके घर सुरक्षित पहुँच जाऊँ। बाद में आता है कि नहीं यार मैं कॉम्पिटेंट डॉक्टर भी हूँ, पर वही बात आती है ना, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो तो आप कैसे लड़ोगे, किससे लड़ोगे? तो विमेन सिक्योरिटी इज़ फोरमोस्ट फॉर मी, हम उस पर बात करेंगे ज़रूर। और जिस तरह से आप देख ही रहे हो, आपसे तो कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं छुपा, आप तो पत्रकार हैं, आप तो बहुत गहराई तक चीज़ें देखते हैं कि कैसे बच्चियों के साथ, बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चों को नहीं छोड़ा, तो मानसिकता सड़ चुकी है ना लोगों की, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। खाली आप ये नहीं कह सकते क्रिमिनल है इसको जेल में, बात करिए, घरों में ये बात चलाइए कि लड़का और लड़की को एक नज़र से, एक लेंस से देखिए। बेटे को मत बोलिए कि तुम्हें आज़ादी, और बेटी को बोलो तुम्हें कमरा में बंद कर देंगे। आप दोनों को पढ़ाइए, पर दोनों को प्यार दीजिए, दोनों को सम्मान दीजिए, और दोनों को बताइए आगे बढ़ने के मौके तुम्हारे लिए भी इतने हैं, तुम्हारे लिए भी उतने हैं, और सेफ्टी। और लड़के को भी बताइए कि अगर तुमने किसी बच्ची को, किसी लड़की को, किसी महिला को छेड़ा या बुरी नज़र से देखा, पिता को बोलना चाहिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर से अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। असल में ये बात जान सब रहे हैं और ये बात जानते भी सब हैं जो आप कह रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली ये क्योंकि कॉन्वर्सेशन नहीं है इसके अराउंड कॉन्वर्सेशन इसलिए नहीं है भैया। सॉरी, मतलब आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, लेकिन आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। वैसे मैं नहीं चाहता था कि चर्चा के बीच में ये लेकर आऊँ। क्या हो रहा है हमारे देश में इस समय, जो हाथ में जो फ़ोन आ गया है उसमें जो है वो बिल्कुल, हाँ, आप देखिए जिस तरह का फोन साइट्स आप कितनी कितना बैन कर लीजिए आप। नहीं, बात ये है, मुझे क्या लगता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक चीज़ होती है। अब जैसे कल ही मैं देख रही थी, ब्रूट का आर्टिकल था जो न्यूज़ बहुत नामी है, हाँ। तो उस पर सेक्सुअल हेल्थ की बात हो रही थी। एज अ डॉक्टर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम लोग, सबसे बड़ी बात तो क्या है जो मुझे लगता है, थोड़ा सा डिफरे हो रही है बट मैं इस पर आऊँगी कि आप डॉक्टर हैं, वो आपका सब्जेक्ट भी आप बोल सकती हैं। क्योंकि क्या है, मिलेनियल्स, जेन ज़ी और जेन अल्फा को मैं इसलिए भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को मेन स्ट्रीम में लाया जिन्हें टाबू माना जाता था। समझ रहे हैं? सेक्सुअल हेल्थ हो गई, मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गई, इमोशनल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, एडोलेसेंट हेल्थ हो गई, इनसे बचा जाता था। कुछ एक ऐसे शब्द हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो हश हश दरी के नीचे कर दी जाती थी कि समय आने पर पता लगेगा। जब बच्चा प्रिपेयर ही, और आज की तारीख में आपने अभी बोला सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी तेज़ी से बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा है, वो चीज़ें देख रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो क्या उन्हें सही जानकारी नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात। और दूसरा, एज पेरेंट्स या फिर बड़े भाई बहन या घर के जिम्मेदार लोग, वो जिम्मेदारी का ओनस हमारे शोल्डर्स पे हमारे नहीं आना चाहिए। तो जो पुराना ज़माना था जिसमें वो हश हश चीज़ें होती थी कि आप मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे भी नहीं बात कर सकते हो, लड़कियों को पता ही नहीं होता था, या आप बच्चियों के सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, पीरियड पावर्टी की बात होती है, आज भी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए हम ये जो इशू, जो आप मुद्दा बोल रहे हो ना, सब कुछ फ्री है, सैनिटरी नैपकिन पे टैक्स है।
जब बहुत 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 लोकप्रिय। अब आप तो सीजीपी प्रोटेस्ट में तो आप बहुत आपका पार्टिसिपेशन रहा है और आपने वहाँ मेडिकल कैंप्स भी लगाए। जी, तो लोगों ने आके डोनेट किया। हाँ, ये चीजें डोनेट हुई हैं जो सैनिटरी पहले, नैपकिन्स डोनेट हाँ, हुए। लोग पहले जिस, मैं वही बोल रही हूँ, आज की तारीख में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ क्लोज्ड कल्चर के नाम पर बहुत ज़रूरी चीज़ों को छुपा के नहीं रख सकते। वो चीज़ें अब हमारी बातों में आनी चाहिए जो इस जनरेशन ने करा है। ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी मुझे लगता है इम्पेरेटिव पॉइंट है कि मेंटल हेल्थ, जिसे पहले बोला जाता था कि कोई दिक्कत है कुछ अरे पागल वाले डॉक्टर को दिखाओगे क्या? साइकाइट्रिस्ट के पास जाना कितनी बड़ी बात होती थी पहले, साइकोलॉजिस्ट के पास शर्म लगती थी। कोई अपने घर में ये किस बात का डॉक्टर है, ये कैसा डॉक्टर दवाई देता नहीं। पागलों का अस्पताल, हाँ। पागलों का डॉक्टर। तो ये जो धारणा बनी हुई थी ना लोगों को कि हम अपने केज में रह लेंगे दिमागी तौर पे, हम अपने घर में रख लेंगे, पर अगर बच्चा कोई हमारा आसपास का हम परेशान है उस पर बात नहीं की जाएगी जी, क्योंकि सामाजिक टाबू है। पर ये बच्चों ने, हमारी जनरेशन ने इस बात को तोड़ा। सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन पे बातें शुरू हुई। और मैं बहुत, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैं एक्चुअली, मेरी बायो में लिखा है फेमिनिस्ट, तो मैं खुद ही चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं, जो पोस्टर लेकर खड़ी थी, उनमें स्पष्ट लिखा था सैनिटरी नैपकिन नहीं लीक करता है, हमारा पेपर कैसे लीक? आप सोचिए। सी, मैं आपको बताऊं, फॉर मी, हम लोग कई धरनों में, कई उसमें जाते हैं प्रोटेस्ट में, पर दिस काइंड, ये इतना खूबसूरत प्रोटेस्ट था। पता है क्यों? क्रिएटिविटी, शानदार प्रोटेस्ट मानते हैं। बहुत शानदार, क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी मैंने देखी। ठीक है, कुछ बच्चों ने गाली गलौज किया, चीजें हुई, बट पॉजिटिव्स के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ कल्पना शक्ति का पॉजिटिव। चरम था इसमें। अरे आप यकीन, और इतनी क्रिएटिव चीजें हमारी जनरेशन मिलेनियल्स, हम लोग सोच नहीं सकते। कोई सोचेगा ना सैनिटरी नैपकिन को पन्ने पे लगाकर पब्लिकली डिस्प्ले करना और ये लिखना कि सैनिटरी नैपकिन नहीं लीक करता है, पेपर कैसे लीक हो जाते हैं? द काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, काइंड ऑफ करेज, हिम्मत कितनी चाहिए होगी उस बच्चे को। इस जनरेशन ने ये सिखाया है आज भाई कि अगर गलत को गलत नहीं बोलोगे तो कुटते रह जाओगे, अपने शेल में दबा दिए जाओगे और आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आप खुल के आवाज, सही को सही कहिए। ये नहीं कि हम गलत को सही कह रहे हैं, सही को गलत। आप अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ प्रखर होइए, मुंह उठा खोल के बात करिए। और अगर ये बच्चे, ये जेनजी, ये मिलेनियल्स, जन अल्फा नहीं आती तो ये मूवमेंट इतना कामयाब भी नहीं होता। आखिर प्रेशर, जो सरकार कहती थी कि हमारे में इस्तीफे नहीं होते, हम कोई यूपीए हैं, आपने अपने आप को खुदा मान लिया है। आप कितने दिन रही इस मूवमेंट में? मैं पहले जिस दिन ये था, मार्च था, उससे पहले भी जाती रही थी। तो मैं ऑन एंड ऑफ लगभग ये कहिए हफ्ता भर मैं बीच बीच में जाती थी। पहले जाती थी, पहले तो एज अ प्रोटेस्टर गई, मैं मंच पे नहीं गई। मेरा इंटरेस्ट ये था कि इतनी बड़ी तादाद में जो युवा आ रहे हैं, जो पॉलिटिकली अवेयर हो चुके हैं, क्या सोच रहे हैं, मतलब दिस वाज माय पर्सनल इंटरेस्ट। तो मैं बीच में गई, लोगों के, मुझे डॉक्टर्स मिले, बहुत सारे बच्चे, मैमसी, क्योंकि मैमसी पास है, LH लेडी हार्डिंग के, और क्या कहते हैं सफदरजंग के। तो उनसे बात हो रही थी, जैसे कि मैम नीट का पेपर है। मैंने बताया कि मैं भी डॉक्टर हूँ, सीनियर हूँ, हालांकि काफ़ी तुमसे पूरा बड़ी हूँ। तो कि नीट का पेपर होता है मैम, हम सब भुक्तभोगी होते हैं। और फिर बात क्या होती है, सिर्फ हमारे फ्यूचर की नहीं है ना, जो बच्चे दे रहे हैं वो कितने ये सबने रेजोनेट किया अक्रॉस। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे जैसे ये बच्चे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से भी थे और गरीब बैकग्राउंड से भी थे, पर इन बच्चों ने, मिलेनियल्स ने, जेनजी ने, ये इनको सबको लगा कि ये ज़्यादती हुई है। देखो, जिन बच्चों का अधिकार छीना गया एग्ज़ाम का, या लीक हो जाते हैं पेपर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमेशा इन सबसे ग्रस्त होता है। तो मुझे लगता है इस प्रोटेस्ट ने वो जो बैरियर था ना, अमीर घर का, गरीब घर का, और जो जिसे बोलते हैं जात पात का, जेंडर का, वो सब तोड़ दिया। मैं बताता हूँ आपको, आपका ये अच्छी एक चर्चा है। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो आप कौन सी डेट को गई थी? मैं सबसे पहले गई थी मेरे ख्याल में 17 या 18 कुछ, मार्च से पहले, राइट? हाँ, है ना, 20 को हुआ था ना मार्च, तो आप मार्च से पहले गई थी। तो जहाँ मेन प्रोटेस्ट साइट थी, जहाँ पर CGP का प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ आयशा के, SFI के सब बैठे थे, हाँ, सब ये लोग बैठे थे, हाँ। वो एक प्लेटफॉर्म था। दूसरा प्लेटफॉर्म था जो जहाँ जंतर मंतर की रेड बिल्डिंग है उसके सामने, जहाँ जनपथ मेट्रो 2 नंबर गेट खुलता है। और तीसरा प्लेटफॉर्म था टोलस्टॉय मार्ग का चौराहा, संसद मार्ग वाला। तो जो पहला प्लेटफॉर्म था अभिजीत तिपके वाला, उसमें वे एक्टिविस्ट लोग थे जो प्लान्स करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे, जो जानते हैं इस बारे में, आयशा के, SFI के, या JNU के, आपके लोग के रास्ते वाला, उसमें सब थे वे बच्चे जिनकी आपने चर्चा की,
क्रिएटिव चाइल्ड, वे जो ये पोस्टर्स बना के लाए थे, जिन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैंग कर दिया, वो जो तीसरा वाला था, जो टॉलस्टॉय मार्ग वाला था, संसद भवन वाला, वे भारत के दबे कुचले पिछड़े वंचित तबकों के बड़ी यूनिवर्सिटी से, लखनऊ विश्वविद्यालय के, बनारस विश्वविद्यालय के, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, वे बच्चे थे जिनके जीवन में एक ही मकसद था, लड़ना। मतलब तो ये 3 वर्ग था, इसलिए जो है वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से। पर शाम को आप जो खूबसूरती देश के नौजवानों के जो 3 रूप है, तीनों रूप वहाँ थे और तीनों एक दूसरे में हाँ। सम्मिलित थे। शाम को सब साथ में बैठते थे, खाना आ रहा है, लोग। आप एक तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी इस प्रोटेस्ट को लेके। हाँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ मुझे क्या लगा एज अ व्यक्ति, इंडिविजुअल। हाँ। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके मेरे परिवार से, मेरा ससुराल मायका और मेरा फ्रेंड का जो सर्कल है। तीसरा पॉलिटिकल तौर पे, ठीक है। पहला जो मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मुझे था एज ह्यूमंस, इंसानों में आपको क्या होता है, आप हमेशा कुछ मतलब आप यू वांट टू ग्रो, आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया लर्न करना चाहते हैं। और यूजुअली एक गिवन कंडीशन होती है, आदमी सोचता है कि हम तो भाई अपने बड़ों से सीखेंगे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है, विजडम है, ठीक है। पहला एक्सपीरियंस जो मुझे लगा, मेरी कई धारणाएं ब्रेक हुई एज एन इंडिविजुअल। जब मैंने वहाँ पे देखा, बहुत फ़नी चीज़ मैं बताऊँगी, 16, 17, 18 साल की लड़कियां जिन्होंने अभी 12th का बोर्ड दिया, क्योंकि सीबीएसई का भी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। तो वो एक वर्ग है जो बहुत एक्टिव है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं और क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है, वेरी एक्टिव। मैंने उन्हें देखा, उनके बात करने का तरीका, उनके नाच गाने का या उनके जो पोस्टर्स थे वो बनाने का तरीका। मैं ये सोच रही थी कि जब मैं 18 साल की थी, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत, क्या मेरे अंदर इतनी नॉलेज या क्या मेरे अंदर इतना विजडम था? नहीं था। जिस तरह से ये बच्चे, मतलब सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी नहीं था। हाँ, नहीं था, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, हम लोगों ने खुद वो जो शेल में हम लोग समाज के तौर पे, पारिवारिक तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे कई लेयर्स में होते हैं और वो तब तोड़ती है। इनके पास कहाँ से आया ये बच्चों के? ये सवाल है आपका और हमारा, क्योंकि हम दोनों वो 90s वाले हैं ना। 90s वाले हैं हम। तो इनके पास कहाँ से आया है ये? इनके लिए एक एडवांटेज है सोशल मीडिया और इंटरनेट। हम लोगों को बहुत टाइम बाद हम लोगों को मिला वो 2000 लेट 2000s में, है ना, 2005 मतलब 2000 या मे बी कह लीजिए लेट 90s में। और स्मार्टफोन तो हम लोगों को मिला लेट 2000 में, जब ये सब इंटरनेट, पहले ऑरकुट होता था फेसबुक से पहले, वो कुछ और होता, हाई-फाई टाइप्स होता था। थे आईडी ऑरकुट पे होगी स्कूल के बाद शायद तक, पर मैं बहुत एक्टिव नहीं थी। बट मैं बता रही हूँ इन बच्चों को कि अब वो बच्चा पैदा हो रहा है, हम घरों में देखते हैं बच्चे पैदा होते हैं, उनको यूट्यूब चलाना है, उनको पता है पेपा पिग किस पे चलेगा, टमाटो वाली सॉन्ग किस पे चलेगी। जब तक उन्हें लिखना नहीं आता तब तक तो वो बोल के खुलवा लेते हैं। लिखना नहीं आता और उसके बाद टक टाइपिंग हो रही है। चौथी तीसरी के बच्चे, सेकंड के बच्चे जो है बढ़िया आपसे फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, वो स्नैपचैट भी यूज़ कर रहे हैं, उनका लाइव स्ट्रीक भी चल रही है, वो इंस्टाग्राम पे भी वो आपसे ज़्यादा एक्टिव है, वो रीलें भी बना रहे हैं। हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से नई थी, क्योंकि हम उस टाइम पे नए शब्द यूज़ करते थे। कौन से? टेक अ चिल पिल, ये होता था कि अपने आप को ठंड रखो, है ना। हम कॉलेज में, स्कूल में ये बोलते थे, हमारे पेरेंट्स बोलते थे ये क्या होता है, तुम लोग क्या बोलते हो? अब जो बच्चे हैं वो, अगर आपके पेरेंट्स कहते थे कि ये क्या बोलते हो, ये क्या है, मैंने कहा, एक अखिलेश यादव जी ने कहा मेरे बच्चे आपस में जो बातचीत करते हैं मुझे पता, समझ में नहीं आता मुझे। अरे तो आप ये देखिए, एक हमारे दोस्त है, आपकी भी दोस्त होंगी, डोली शर्मा। हाँ, डोली जी। तो डोली शर्मा एक दिन ये बता रही थी, मेरी भतीजी मुझसे जो बातचीत करती है वो मुझे समझ में नहीं आता, मैं उससे सीख रही हूँ जेनजिंग लैंग्वेज। मेरी भी भांजी है जो हमारे हस्बैंड है, उनकी बहन की बेटी, वो आती है तो बताती है, मामी आज मैंने ये सीखा, आज मैंने आपको बताऊँ क्लॉकिंग क्या है। या बच्चे जो बात कर रहे होते हैं, अभी तो राहुल गांधी भी ऐसे कर रहे हैं, कोरियन हार्ट, है ना, ये तो मैंने कुछ टाइम पहले सीख लिया था। कोरियन हार्ट क्या होता है? ये जैसे आप पहले हम लोग ये बताते थे ना, इट्स दिस। तो ये जो के पॉप कल्चर का उदय हुआ है इंडिया में, छोटे छोटे बच्चे जिनको करिकुलम नहीं पता है, जो अभी अपना पोयम गाओ तो नहीं पता, पर वो कोरियन गाने इतनी बखूबी गा रहे। और मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो कोरियन, जिनको लैंग्वेज भले उनको ग्रामर नहीं आता हो, सेंटेंस ना बनाने आते हो, गाने मुँह जुबानी रटे हैं। के पॉप कल्चर का उदय क्योंकि नेटफ्लिक्स आ गया है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत चीज़ें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये जनरेशनल गैप तो देखिए है हमारे बीच में और इस नई जनरेशन। आपने क्या देखा हुआ CGP प्रोटेस्ट में? आप अपना व्यूज बताइए। मतलब जो बच्चे ये इतने क्रिएटिव बैनर्स और क्रिएटिव पोस्टर्स लेके खड़े, वास्तुगुण भैया मुझे समझ ही नहीं आता था ये होता क्या है, गूगल करना पड़ा मुझे।
फिर मैंने नई जनरेशन से पूछा, भैया ये जब चीज़ें क्या है, क्लॉकिंग इट क्या होती है। कुछ बच्चे, लोगों को लगता था कुछ इशारे बहुत अश्लील है, तो बच्चे समझ नहीं नहीं नहीं, इसके कुछ कुछ मतलब हैं। बच्चे तैयार होके आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं वहाँ पे, और हम लोगों की धारणा में जो अभी बीजेपी जिसको एक वो लोगों के मुंह पे इन योर फेस थप्पड़ मार के कह रही है कि बताइए बच्चियाँ नाच रही हैं, ये बच्चियाँ गाली दे रही हैं, सभ्य समाज का जो वो होता है धरना कैसे होता है, सांस्कृतिक विरासत को बर्बाद करके रख दिया इस है पे मैं देश बात के। करती हूँ, इसमें मैं बात करूंगी। तो इन बच्चों से मैंने ये सीखा, आप अपने, और ये इन बच्चों से क्या, ये जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं, क्रांतिकारी जितने थे, क्रांतियाँ हुई हैं, उस समय सब पोइट्री करते थे ना, ये उनका उस टाइम का मैकेनिज्म था। कितना दुखी रहोगे यार आप, कुछ तो करके मन बहलाओ और दूसरे वाले साथी को भी तो उत्साहित करो, प्रेरित करो। पोइट्रीज लिखी जाती थी, गाने लिखे जाते थे, क्या जब साथ में सब लोग होते थे तो क्या नाचते नहीं थे, क्या भगत सिंह झूमे नहीं थे, ये सब चीज़ें होती थी। इन बच्चों ने बस उसको इतना एक्स्ट्रा कर दिया है कि सरकार के मुंह पे तमाचे की तरह है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बच्चे दिन में प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाते हैं, पुलिस से पिटते हैं, और रात में ये बच्चे नाच रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गाने गा रहे मजा हैं। ले रहे हैं। एक मैंने रील देखी कि वो उसमें लड़का एक बता रहा है कि वो एक पुलिसकर्मी को दिखा करके कि अंकल मैंने आपको पहचान लिया, कल आपने लाठी मुझे मारा मारी था। इतनी, इसका टर्म इंग्लिश में हम जो बोलते हैं ऑडासिटी, इतनी हिम्मत, ये बच्चे नहीं डरते किसी से, और ये बच्चे तख्ता पलट करेंगे। आई लव दिस जनरेशन, मुझे लगता है हमें बहुत कुछ सीखना है इस जनरेशन से। जो कोई मैंने, ऐसा टाइम मशीन बता दीजिए पूर्वी जी जो हम लोग वापस 20 साल पीछे चले हम जाए। सीख ले ये सब। देखिए सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ मैं बोलती हूँ, जो अभी पीएम मोदी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हेलो फ्रेंड्स, है ना, उन्होंने अपने एंगल लाइट सब सही करके वो बच्चों से बात कर रहे एक हैं। बच्चे ने, मैं देखा 11-12 साल की होगी, उसने कमेंट में लिखा कि फ्रेंड कैमरा तो ठीक से कर लो। आप कमेंट्स पढ़िए सर, आप कमेंट्स पढ़िए। मैं बाद में उस बच्चे की प्रोफाइल पे गया कि ये कौन है जिसने लिखा है कि फ्रेंड कैमरा तो ठीक कर लो, तो वो मुश्किल से 9-10 साल की बच्ची होगी। 3-4 साल के बच्चों ने भाषण दिया है, प्लकार्ड पकड़ा है, मोदी अंकल मेरा भविष्य बर्बाद होने से बचा लीजिए। 3 साल का बच्चा और उसके उतने ही हिम्मती माँ बाप को मेरा सलाम है। लेकिन जो बच्चे गालियां दे रहे हैं इस पर तो बहुत नाराज है लोग। मैं बताती हूँ, जो आपने बोला ना कि देश की सांस्कृतिक विरासत, हाँ। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है, किसी ने गाली दी, किसने दी, हमें बहुत से वाई हु व्हेन देखना चाहिए, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक तौर से भी सोचती हूँ ना, जब हम ब्रेक करते हैं किसी चीज़ को। गालियाँ दी जा रही थी, गालियाँ क्या सिर्फ बच्चियों ने, महिलाओं ने दी है, क्या पुरुषों ने, लड़कों ने नहीं दी है? पहला मामला, गाली देना क्या ठीक है कि गलत है? गाली देना किसी भी सभ्य समाज में बहुत खराब चीज़ है, किसी भी सभ्य, और भारत एक सभ्य सभ्यता है, हम ये मानते हैं। पर उसी भारत में वर्तमान सरकार में इन्हीं के सांसद पार्लियामेंट हाउस में दूसरे एग्जिस्टिंग सिटिंग सांसद को, जो दूसरे धर्म से आते हैं, उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी। तो क्या हम दोहरे मापदंड पे खेल रहे हैं? पहली बात ये, इन्हीं लोग, और ये तो इतने बड़े लोग हैं, हम तो बच्चों की समझ के अगर बात करते भी हैं, चलो वो ना समझ, बड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए, देश के सबसे बड़े सदन में बैठे हैं, सबसे बड़ी अदालत, हाँ, सबसे भरे टीवी और मीडिया में भरी, वहां पे डिबेट चल रही है, आपने क्या गाली दी, कितनी गंदी गाली दी। ऑपोजिशन ने उस पर रिस्ट्रेन, बार बार बोला गलत है, माफी मांगो। उस आदमी की आंखों में शर्म तक नहीं थी। दैट मीन्स ही वाज फुल्ली इम्यूनाइज्ड, उनको इम्यूनिटी थी, आप कुछ भी बोलिए। और हम लोगों ने कितनी बार देखा है, रैलियां होती हैं या सोशल मीडिया होता, कोई वीडियो आ रहा है, किस तरह की अभद्र भाषा यूज़ की जाती है, सिर्फ क्योंकि कोई व्यक्ति किसी और धर्म को, किसी और लिंग को, किसी और सेक्ट को, किसी और जात को बिलोंग करता है। क्या ये जस्टिफाइड है? कौन बढ़ावा दे रहा है? ये बच्चे कहाँ से देख रहे हैं? कौन सिखा रहा है? आप ये मत देखिए कि सिर्फ एक लड़की का गाली देना उनको चुभ गया, या किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जमात को चुभ गया। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि समाज में गालियों का उदय हुआ क्यों? गाली क्यों दी जा रही है? डोमिनेट कम्युनिटी, पेट्रियार्की, हाँ, है ना? तो उसके पीछे ये बोलिए पितृसत्ता का रोल है। सारी गालियां उनको आपने महिलाओं की सब गालियां क्यों है करके बना दी? सारी गालियां क्यों? दे आर सेंटर्ड ऑन सिस्टर एंड मदर। इसकी माँ का, इसकी बहन का क्यों है? आप ये देखिए, शुरुआत से कोई भी चीज को ना बीच से पकड़ के उधारने की आदत है बीजेपी की। अंत और शुरू तो देखेंगे नहीं, शुरू कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है। और उस बच्ची का भी मुझे लगता है ये बात चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कल्चरल प्रेजर्वेशन या सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की बात जो लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं आज भाई
जिन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहनाई थी, अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको माला पहनाई गई है। जिस उन्होंने डिफेंड किया 20-21 था, बच्चों प्रियंका को गांधी जी ने कहा कि 20-21 defend किया बच्चों ने उन्होंने। अपनी जान दे दी। देखिए, खुदा ना खास्ता किसी भी माँ बाप को, किसी को भी परिवार में अपने भाई बहन को, अपने बेटे बच्चियों को सुसाइड करते हुए देखना पड़े, इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग। आपका दिल दिमाग सब टूट जाता है। और स्पेशली उस माता पिता का जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया हो, 18 साल का किया हो, उसने पेपर दिया हो, अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी हो। सारी उम्मीदें होती हैं। मैं बच्चों आपको मैं एक्चुअली मेरे भी परिवार में ऐसे बच्चियां हैं। मेरे परिवार में 2 बच्चियां हैं, एक तो मेरी साली है और एक मेरी भतीजी है, नीट वाली। तो जो ये परेशानियां हमने देखी है, Genuine है। ये अपने घर में फील Exactly. की, हमारे घर में भी हुआ है। एग्जैक्टली। तो मतलब आप हमारे समझते घर में भी होंगे हुआ कि है, ये महसूस किस किया। तरह की प्रताड़ना से एक तो बच्चे जाते हैं, फिर उनके माँ बाप भी जाते हैं, फिर पेपर लीक। और ये जो प्रोटेस्ट था ना, ये सिर्फ एक नीट पेपर को लेके इतना बड़ा मोमेंटम नहीं बना। इनिशियली बना क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश था एंड लोगों को एक एवेन्यू चाहिए था, एक जगह चाहिए थी जहाँ पे आवाज़ उठाई जाए बाकी त्रासदियों के लिए भी। कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कितने बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, कितने युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कितने लोग जो नौकरी सेक्टर में जाते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो बहुत से लोग आए थे। मैं आपका पॉडकास्ट सुन रही थी, आपने उनका इरफान जी का पॉडकास्ट किया, वो खुद ही बोल रहे थे मैं एक श्रमिक हूँ और मेरा वो हैड बीन गोइंग ऑन मेनी प्रोटेस्ट। तो कई तरीके के लोग आए, बड़े लोग आए, समझदार लोग आए, माता पिता लोग आए, दादा दादी लोग आए। उन्होंने भी कहा कि हम भी देख रहे हैं समाज में जो यातनाएं चल रही हैं, समाज में अब जितनी असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा प्लेटफॉर्म सबको मिल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एकमात्र स्टार्टेड विद नीट पेपर अकाउंटेबिलिटी को लेकर, पर सरकार से और भी अकाउंटेबिलिटी तो मांगनी है हमें, सामाजिक तौर पर, कल्चरल तौर पर, बच्चों के साथ जो हो रहा है। और जिस तरह से मेरे सामने ये चीज़ हुई है मार्च वाले दिन, मैंने ये बताया भी, मैंने लिखा भी, मैं उस दिन थी। हम लोग जब पहुँचे हैं तो मुझे याद है गेट नंबर 2 पे ही बैरिकेडिंग लग गई थी, रैफ खड़ा था और वहाँ पे ये सब खड़े हुए थे, एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री वाले, एनडीआरएफ और सीआरपीएफ, सब वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई। ठीक है, हमको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मेट्रो में अंदर बंद कर देगा कि मेट्रो अगर यूज़ करनी है तभी जाइए, बारिश हो रही थी, अंदर नहीं जाने देंगे। हम लोग बाहर ही खड़े थे। वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मोबिलाइजेशन डिसग्रंटल हो गया मूवमेंट, क्योंकि कुछ लोग जंतर मंतर में सुबह ही अंदर उनको पीट दिया गया था। कम्युनिकेशन की कमी रही, नेट तो बंद ही था। हाँ। नेट तो जब वहां पे हम पहुंच रहे थे नेट तो बंद ही कर दिया था इन लोगों ने। और उस दिन तो मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए थे। हाँ। उससे एक दिन पहले भी मैं गई थी, रात भर रही थी, नेट तो था ही नहीं, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मैसेज तो कन्वे हो ही नहीं रहा था। अगर आपका कोई जानकार भी वहाँ पे है, जैसे मैंने मैसेज डाला था, मैं जब पहले गई थी कि मैं यहाँ से हूँ और लखीमपुर से बहुत लोग आए, तो मैंने डाला था अगर लखीमपुर के कोई भी साथी आ रहे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं यहीं पे हूँ, हम मिलेंगे। एक वो होता है ना कि आप साथ में, सब लोग सॉलिडारिटी होती है, सब लोग साथ में खड़े होंगे। नहीं कनेक्ट हो पाए। बहुत लोगों के फ़ोन बाद में मैसेज आया जब मैं रात में घर आई या कैसे करके कि बेटे दीदी हम भी थे या पूर्वी हम भी थे, नहीं हम मिल पाए, तो आगे पीछे हो गया। कई लोग पहुँचे, नहीं मिल पाए। एक लोगों को रहता है कि सब लोग साथ में रहें तो अच्छी बात होती है। तो पहली बात तो ये कि इन लोगों ने जिस तरह से नेटवर्क शट डाउन कर रखा था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज ऑल्सो शट डाउन, क्योंकि नेट नहीं था तो कैब्स बुक हो नहीं रही थी। पूरा वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी, तो हम लोग को ऑटो वोटो कुछ नहीं मिल रहा था। जिनको मिला है वो अलग बात थी। तीसरा, वो सब तितर बितर हो गए थे। तो हम लोग जब शुरू किया, जंतर मंतर वाले अंदर बंद थे, बैरिकेडिंग हो गई थी, कहीं तरह वो कूद फान के गए। हम लोगों ने, मेरे साथ कुछ लोग थे, हम लोग गेट नंबर 4 से थे। फिर हमने सोचा यहाँ पे खड़े रहे कि आगे बढ़े, तो जंतर मंतर से जनपद की ओर बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे। फिर बढ़ते बढ़ते हम लोग चौक पे पहुँचे, शांग्रीला वाला जो उधर है, वहाँ पे पता लगा उतनी बड़ी भीड़ जितनी यहाँ से आ रही, वहाँ से भगाए जा रहे थे। तो मैम ने पूछा कि क्यों है, पता लगा वहाँ पे फायर गैस दे हैड फायर्ड। और 5 किलोमीटर का रेडियस जो था, कोई रीजन नहीं था। हाँ। लोग एकत्रित हैं। हाँ। कोई पार्क में बैठा है, अच्छा तितर बितर हो गए तो वेट कर रहे हैं कि अब कॉल कहाँ से आनी है, क्या होना है। तो सब वेट कर रहे थे कि जैसे दीपिका के साथ थे, क्योंकि सोनम सर को उठा लिया गया था, तो सब देख रहे थे। अब उनकी वाइफ थी साथ में, शबाना जी भी थी, प्रकाश राज भी थे, प्रकाश झा जो नसरुद्दीन साहब भी थे, वो किनारे खड़े थे। उस हम लोग को उस ट्रक पे नहीं दिखाई दी, हम लोग जहाँ पे खड़े ट्रक पे नहीं थे। तो हुआ क्या, पहुँचे, पता लगा जिस चौक पे पहुँच रहे हैं वहाँ से पुलिस फायरिंग हो रही है, मतलब टीयर गैस शेलिंग हो रही है फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न, जस्ट बिकॉज लोग एकत्रित थे। अब लोग इकट्ठा थे, इतना बड़ा सेट है ये, वो भाई वो जनता थी,
वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, अपनी भागीदारी, अपनी सहभागिता को वो सोच रहे थे हम कैसे भी करके इसमें अपनी सहभागिता दें। क्रैकडाउन हुआ क्यों? अब मैं बताऊं उसके बाद क्या हुआ। फिर साथ में प्रेस क्लब के पास पहुंचे, वहां पे ये लोग थे, इनकी गाड़ी खड़ी थी, बैरिकेडिंग थी, और उसके पीछे वहां पे कुछ मीडिया के साथी भी थे, केरला सदन के आसपास हम लोग भी खड़े थे। और वहां पे एक जो अभी वीडियो, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा जहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, वाइट कलर का एक टेंट लगा है, मैं मीडिया खड़ी थी, मैं भी वहीं पे थी, मेरी कुछ साथी भी थी वहाँ पे, उसके सामने बैरिकेड था, बैरिकेड पे कुछ लड़के चढ़े हुए थे। तबीयत की बात ये भी है, उस बैरिकेड पे 3 लड़के जो थे, उसमें से 2 लड़कों को मैंने आइडेंटिफाई किया है जो दिल्ली पुलिस बन के बिना यूनिफॉर्म के जिन्होंने बच्चों को मारा है, ये वहाँ चढ़े हुए थे। तो जाहिर तो सी बात इसका है, मतलब ये है कि अनरूली एलिमेंट पहले से इन लोगों ने Yes. डाल रखा था, इन्फ्रेंच एलिमेंट जैसे वो गाड़ी पत्थर वाली आ गई, पहले से आई हुई थी, पहले से हाँ, टूटी हुई गाड़ी पहले से वहाँ आ पहले से गई, लगा दी थी। तो ऐसे ये एक योजना इन्फ्रेंच एलिमेंट जो था, फ्रेंच एलिमेंट, सॉरी, हाँ, ये योजना का पहले हिस्सा से, था बिल्कुल। संभवतः कि छात्रों के बीच में ऐसे लोग थे। सुनियोजित, प्री प्लान, किसका प्लान था, मतलब गवर्नमेंट का, पुलिस अब आप का ये या देखिए, अपोजिशन पार्टी का? आप एक बात देखिए, मुझे 2-3 चीजें जो हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं वो ये है, पीसफुल गैदरिंग थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने आंसू गैस का टीयर, पहले तो आपने ही लोगों के बीच में बिखराव बनाया और तितर बितर किया और एक पैनिक क्रिएट किया, राइट, वो दौड़े भागे इधर से, दौड़े भागे, और फिर 4-5 किलोमीटर के रेडियस में सारे रास्ते बंद कर दिए। उसमें आपको मैं बताऊं, बुजुर्ग लोग बहुत थे जो आए थे स्पेशली प्रोटेस्ट में पार्ट लेने के लिए, हाँ, उसमें कुछ वो लोग ऐसे बच्चे, थे, वो मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ भी एक लड़की है, तो वो अपने मामा को ले गई। हाँ, वो ऐसे बच्चे थे तो जो अकेला जाना नहीं चाहते थे, अपने परिवार के लोगों को ले गए। पैनिक वाली सिचुएशन, एंजाइटी, क्योंकि इतनी तेज भीड़ भागती है तो आपको डर होता है। उनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं ना, प्रोटेस्ट का, पॉलिटिशियन भी नहीं है वो। अरे प्रोटेस्ट का एक्सपीरियंस बच्चों को भी कहाँ था, उनको भी तो आपने खदेड़ा जिस तरह से, पर वो बच्चे अपना स्टैंड बने रहे। लाठियां, जो एक रूल बुक कहती है, अगर लाठी चलेंगी भी वो तब चलेंगी जब सामने से प्रोवोकेशन होगा और पैर पे, इससे ऊपर नहीं होता है। वो तो पूरा एक सिस्टम होता है कि पहले आप पैर से नीचे चोट मारो, उसके बाद में आप, है ना, हाँ, है ना, उसके बाद जो है जिस तरह से डंडे यहाँ लगे हैं, यहाँ छातियों पर लड़कियों के पकड़ पकड़ के मारा गया है, इतनी, मतलब शेमफुल वर्ड भी छोटा पड़ेगा। बच्चों को जिस तरह टारगेट किया गया, लड़कों को, युवाओं को जिस तरह टारगेट किया गया, ये ना, मुझे लगता नहीं कि जिन लोगों ने किया उनके सीने में दिल है। नहीं, पूर्वी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ये फैक्ट है जो आप बता रही है, मैं भी इस फैक्ट को जानता हूँ। आप ना एक लड़की है, जागरूक लड़की है, JNU की PhD की पढ़ाई कर रही है और डॉक्टर भी है, तो आप में बहुत सारे गुण का समावेश है, इसलिए ये प्रश्न आपसे है, ऐसा क्यों किया गया? पहली बात तो जो मुझे ऐसा लगता है, ये लोग एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ये मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी बड़ी नंबर में भीड़ आएगी, मतलब इतनी बड़ी नंबर में देश के युवा एकत्रित होकर अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे उस सरकार से जो कहती है कि हम इस्तीफे नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने देखा, ऑब्वियसली जो ऑर्डर आए होंगे वो होम मिनिस्ट्री से ही होंगे, और तो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस तो उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं खड़ा सकता, पता नहीं हिलता ना। आप ये सोचिए, पुलिस तो पहले भी खड़ी थी ना 20 दिन से, पुलिस खड़ी थी, बात पुलिस तक को केला से समोसे सब दिए गए हैं, बच्चों ने यहाँ तक किया कि सारा पंखे करते थे वो कि आपको पसीने आ रहे, हम इतने शानदार बच्चे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँ इसलिए कि पसीने, गर्मी तो बहुत थी, जाहिर सी बात है, ह्यूमिडिटी चरम सीमा पे थी, गर्मी चरम सीमा पे थी। यही बच्चे जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो आपको पंखा भी कर रहे हैं, वो आपको खाना भी ला के दे रहे हैं, वो पानी भी पूछ रहे हैं, आपको गर्मी है वो ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं। पुलिस के साथ भी इन बच्चों ने यही किया, पहले भी कर रही थी। वही पुलिस उनको किस तरह से पीटती है, इतनी निर्दयता से पीटती है, इनह्यूमनली पॉसिबल नहीं। सिर्फ आदेश पे तो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आदेश तो देखिए, घुटना, जिस तरह से पुलिस ने अपने बैज हटा दिए थे, हाँ, जिस तरह से पुलिस के उस ग्रुप में, उस मॉब में गुंडे मौजूद, मैं गुंडे ही बोलूंगी, ऑन रिकॉर्ड में गुंडे बोलूंगी, ये तो क्रिमिनल एक्ट ही है ना, ये तो आप गुंडों, आप अगर पुलिस को जिस प्रकार से वो शपथ लेते हैं या जिस प्रकार से उनको पुलिसिंग सिखाई जाती है, उसमें ये सब करना जो है वो पुलिस या ही नहीं, ये सिस्टम ऑफ पुलिस है ही नहीं। पुलिस इज टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया। आप लोकतंत्र में है, ये तो आप क्रिमिनल एक्ट ही है, लोकतंत्र की जनता को प्रोटेक्ट करने के ये लिए तो क्रिमिनल एक्ट ही है ना, ये तो एक्चुअली पुलिसिंग है ही नहीं है। तो अब वही बात है ना, अब अभी मंशा और उसके पीछे का इनका दिमाग में क्या चलता है, या क्या धारणा रहती है, या किस तरीके की डेमोलाइज करना चाहते थे, इतना ज्यादा क्रैकडाउन कर दे, तोड़ दे, हिम्मत तोड़ दे, बस ये सदियों तक हिम्मत ना कर पाए, सालों तक हिम्मत ना कर पाए खड़े होकर के, फिर जंतर मंतर की तरफ आने के बारे में कोई सोचे नहीं, और यही जनरेशन 20 साल के लिए आगे
मतलब इसको इसी को इतना तोड़ तोड़ दोगे दो कि हिम्मत ना करें। तो आने वाला तो कोई सोचेगा ही नहीं, दूसरा कोई प्रोटेस्ट ना हो। Exactly. ये था थॉट। और कमाल की बात देखिए, क्या ये थॉट था? बिल्कुल था। कमाल की बात देखिए, ये जनरेशन स्प्रिंग है। आप मतलब ये बीज है, आप इसको दबाइएगा, ये फूल बन के फिर आएंगे। उग जाएंगे पास की खूबसूरत लोग, जितने लोग वहां थे, पास की कविता की तरह पास की की कविता की तरह ये कि फिर रुक जाएंगे। हाँ, हाँ। आप ये देखिए कि जिन बच्चों की पिटाई हुई, उनके खून निकल रहे, लाठियों में कीले थी। मार मुझे और मार। ईश्वर ऐसे लोगों का ना, जैसे बोलते हैं कर्मा, ईश्वर ऐसे लोगों की दवा सही करेंगे, हम लोग तो क्या ही करेंगे, ऊपर वाला सब देखता है। जिन बच्चों को लाठियां पड़ी हैं, कीले लगाकर, पैलेट गन चली है, आंसू गैस मेरे से 100 मीटर दूर पे थी और मेरी आंखों में मुझे ऐसा लगा, हे ईश्वर क्या हो गया, हे भगवान क्या हो गया। जिन बच्चों के मुंह पे चली है, जिनके 5 मीटर पे चली है, मैं सोच नहीं सकती हूँ। देखो, एज अ डॉक्टर आई फील एम्पैथेटिक एंड आई फील दिस एम्पैथी, बट वो असहनीय पेन होता है। फिर भी ये बच्चे, ये भारत के बच्चे, मैं तो यही कहूँगी, ये भारत के बच्चे अगले दिन फूल बन के फिर सामने खड़े थे, उसी पुलिस को जिसने मारा है फूल दे रहे थे। जहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ था वहाँ एक लड़की खड़ी थी, वो स्विमिंग गूगल्स जो होता है वो बांट रही थी। तो मैं उससे पूछने लगा, तो जब उससे बातचीत की हमने, तो उसने मुझे लास्ट में, मैं उसको कहा कि हम आपको सलाम करते हैं, इसलिए क्योंकि आपने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। कि क्या कर दिया? कि आपने हमारी ये समस्या का समाधान कर दिया, हमारे मन से डर निकल गया। हम ये सोचते थे कि हमारे बाद लोकतंत्र कौन संभालेगा। सही बात है। तो अब हम सरकार कोई आ जाए, किसी की आ जाए, इवन कांग्रेस आ जाए, वो इस तरह का अत्याचार करने लगे, कोई सरकार आ जाए, कि हम कॉन्फिडेंट है कि लोकतंत्र संभालने वाले बच्चे जिंदा हैं। ये पॉपुलेशन, ये बच्चों का जो डेमोग्राफिक्स है अभी, ये जब हमारी एज के होंगे या हमारे माँ बाप की उम्र के होंगे, आज से मैं दो डेकेड्स देख रही हूँ, 20-30 साल आगे आने वाले, मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सन हु इज इन पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, 3 शब्द मैं अपने पापा से सीखती हूँ। और हम लोग इस बात का मतलब गांठ बांध के रखते हैं कि राजनीति में हो तो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंसी लोगों के बीच में जानी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इसीलिए वो जब खुले पन्ने हैं ना, हमारी तो कोई भी आप किताब देख लो, उसमें कुछ है ही नहीं, दाग ही नहीं है। तो ये हर सरकार को होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो एनी गवर्नमेंट नहीं, इसके साथ साथ जो है, ये जो मांग रहे थे बच्चे और जो इसके लिए खड़े थे, उनमें एक बच्चा ऐसा था जो इसलिए परेशान था कि उसके लाठी नहीं लगी। उसने कहा मैं इस अभियान का, इस आंदोलन का हिस्सा मैं तभी बन सकता था जब मुझे लाठी। तो हाँ। आप देखिए किस तरह से इतने खूबसूरत, मैं तो ये कहूँगी एक तरीके का रेवोल्यूशन ही है, क्रांति है ये। हाँ। किस तरह से एक पूरे प्रोटेस्ट को, ये 100% रेवोल्यूशन है। एक मूवमेंट को, दिमाग की क्रांति भी है, शरीर की क्रांति भी है, ठीक है, और सोशल मीडिया की क्रांति भी है। हाँ जी, ये 100% तो किस तरह से एक मूवमेंट को पहले शेप मिली, दिशा मिली, उसके बाद डायरेक्शन मिला। आई वुड लाइक टू से दैट इन बच्चों ने जिस तरह से अगले दिन ये मीम बना रहे हैं, ये गाने गा रहे हैं, और क्यों? क्योंकि मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी रूह अभी टूटी नहीं है, मेरी आत्मा अभी जिंदा है, मेरी स्पिरिट जिंदा है, तुम कुछ भी कर लो यारो, मैं फिर खड़े होकर तुमको मिलूंगा। ये मैंने सीखा इन बच्चों। जेएनयू का बड़ा बड़ा कैरेक्टर है इसमें, जेएनयू का बहुत कैरेक्टर। जेएनयू की लड़की नेहा छा गई है। नेहा ने देखिए बड़ी हिम्मत करके, वो आयसा की लीडर हैं, और अनशन पे बैठना, ये भी मैंने बात सोची, पता है, घर आके मैंने सोचा ना, आज भाई कई चीज़ों पे मैं, आई एम एन ओवर थिंकर, ठीक है, मैं बहुत सोचती हूँ, तो कई चीज़ों पे मैंने अपने पार्टनर से भी डिस्कस किया। मैंने बोला मायंक देखो, क्या मेरे, अगर मैं उस जगह होती, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होना है और मैं सब कुछ छोड़ के अनशन पे बैठ जाऊँ, खाना पीना। सबसे पहली बात, इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं एज एन इंडिविजुअल, क्या हमारे अंदर, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि हम ये सोचे कि आगे का तो नहीं पता, आज बैठे हैं, वो कल भी टूट सकता है, परसों भी टूट सकता है, 15 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर भी। क्या तुम्हारे अंदर यहाँ पे और यहाँ पे इतनी हिम्मत है? पहली बात तो ये क्वेश्चन। दूसरा, जो लोग बैठ गए हैं इतने सेल्फलेस, उनके अंदर, मतलब ये तो चलो इनिशियली कोई सोच सकता है कि मुझे मीडिया कवरेज मिलेगी, मुझे सब मिलेगा, पर उसके बाद जब आपकी आत्मा, आपका स्पिरिट, आपका दिमाग जब खेलता है ना गेम्स, हाउ डू यू सस्टेनेबिलिटी की बात आती है। भूखे रहे, प्यासे रहे ये लोग, वो जो भूख प्यास रहे ना, सोनम जी भी और ये जितने स्टूडेंट्स, बच्चे, कंटेम्प्रेरीज, इसने लोगों को ज़्यादा खींचा, पता है। ये जो हिम्मत दिखाई ना इन लोगों ने,
इससे युवाओं के उससे अंदर पहले हिम्मत बहुत आई। खराब स्थिति थी, 100 या 150 लोग जुटे थे, मतलब लोग आते बहुत थे ज़्यादा कम, नकारात्मकता थी, लोग आते थे कुछ समय रुकते थे चले जाते थे। क्योंकि लोग ना अपने आप को किसी पर्टिकुलर पार्टी या मूवमेंट से एसोसिएट नहीं करना चाहते थे उस टाइम तक। मैं ऐसा मान रहा हूँ, ये मेरी और आपका डिस्कशन है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि भूख हड़ताल का जो निर्णय था, जो स्ट्रेटजी प्लान था, लड़ने का निर्णय था, ये अभिजीत दीपके जो है बहुत ज़्यादा नहीं समझते थे, वो टेक्निकल आदमी है। सौरभ दास भी नहीं समझते थे, आशुतोष जो हैं वो एक्चुअली पॉलिटिकल थोड़ा बहुत सोचते होंगे, लेकिन ये जो आंदोलन को लड़ने का जज्बा दिया, दिशा दी, नेहा ने दी, नेहा ने भी दी और या नेहा सोनम वांगचुक। की ये टीम नेहा ने दी। सी हम लोग स्टूडेंट जब हम लोग जेएनयू में भी रहे हैं तो वहाँ पे पहले भी हाँ। कई बार ऐसा हुआ है, प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग का झगड़ा रहता ही था और बदला गया, फिर संघीय तो नहीं मानते थे, तो कई बच्चों ने पहले भी धरने दिए हैं, फिर बाद में वहाँ पे बार लगवा दी गई एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, या उसके बाद भी कुछ होता है तो एक वहाँ से क्रांतिकारी वाली जो एक अंदर आनी चाहिए स्पिरिट, वो तो है। बट मैं वही बता रही हूँ ना कि जिस तरह से नेहा भी, सोनम सर भी, या और भी दोस्त बैठे थे, साथी बैठे थे, तो बात होती है कि आपने क्या सोचा है, क्या हो जाएगा, या आपने कुछ सोचा ही नहीं है, हो जान दो जो होना है। आज हम सर पे कफन बांध के निकले हैं, जो होना है कल देखा जाएगा, बागी तेवरों के बाकी बच्चे। तेवर है। तो वही बात है, अब उसको जब इन्होंने कर लिया तो ये चीज़ मेरे भी दिमाग में आई, जहन में। मैंने पापा से भी पूछा कि पापा क्या मतलब मूवमेंट बहुत सारे हुए हैं, आपने बहुत समय प्रोटेस्ट पार्ट लिया है, जिले लेवल पे तो अक्सर आप लोगों ने बसपा सरकार के खिलाफ लाठियाँ खाई हैं, सब कुछ है, तो क्या ये मन में आता है कि पता ही नहीं कल होना क्या है, 2 घंटे बाद क्या होना है, क्या ये सोच के हम आगे बढ़ते हैं, या हम कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं? बिकॉज हर चीज़ डिपेंड करती है ना हमारे दिमाग पे और सोच पे। नहीं, लाठी मान लीजिए आपके फादर रवि प्रकाश वर्मा जी, लाठी मान लो उन्होंने खा ली तो, लेकिन वो कम से कम ये तो समझ लें कि उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो है। ये तो 15-16 साल के बच्चे लाठी खा रहे हैं, तो वही बात है, थोड़ा सा उनको परिणाम के बारे में पता तो है कि ऐसा हो सकता है, वो मानसिक तौर पर तो तैयार है। एग्जैक्टली। तो ये थॉट प्रोसेस, ये मेंटल स्टेबिलिटी, या जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेंथ होना, बहुत बड़ी बात थी। ये मैं तारीफ करती हूँ जो लोग फास्टिंग पे बैठे। आप यकीन मानिए 5-7-10 दिन बाद शरीर गिव अप करने लगता है, क्योंकि क्या है, जितना ग्लूकोज स्टोर होता है लिवर में, ग्लूकोनेजेनेसिस वगैरह प्रक्रियाएं होती हैं, वो खत्म होता है, कीटोन बॉडीज बनती है, ब्रेथ स्मेल करने लगती है, शरीर टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, ऑर्गन टूटने लगते हैं। इनफैक्ट इतना सीवियर हो सकता है कि ऑर्गन फेलियर में, डैमेज में जा सकता है, किडनीज पे फ़र्क पड़ने लगता है, लिवर पे फ़र्क पड़ने, हार्ट पे, क्योंकि आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, सोडियम पोटेशियम का रेशियो बदल रहा है, दिमाग, दिल, सब सब बाज नहीं आ रही है, डॉक्टर है ना आप। तो सब बता रही है। बावजूद इसके इतनी हिम्मत करके कोई बैठा है, उसको लेकर मुझे लगता है लोगों के अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ आई, स्पेशली युवाओं में, बच्चों में, माँ बापों में। ऑर्गेनिक पैसे दे के लाया गया नहीं था जो बीजेपी करती है, एक कोई बच्चा और नहीं था पैसे दे के लाया, ये समझ नहीं पाए। 1 लाख से ज्यादा बच्चा पहुंचा, और एक फिगर बताती है कि पूरे प्रोटेस्ट में 10 लाख बच्चे पहुंचे। बहुत भीड़ थी, मतलब 1 लाख एक समय पर, हम समय पैर रखने की जगह नहीं थी। 1 लाख एक समय पर, और जिन बच्चों ने चूंकि कैमरा लगे हुए थे, तो 10 लाख से ज्यादा बच्चा पहुंचा आराम से। और एक बच्चा ऐसा नहीं था जिसको किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रभावित करके कह दिया कि तुम वहां चले जाओ, हमारी ताकत दिखानी है। ताकत किसी को दिखानी नहीं थी। मैं खुद पॉलिटिकल हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से आती हूँ, चुनाव भी लड़ चुकी हूँ, पर मेरा वहाँ जाने का जो मेन एजेंडा था, अगेन इट वाज सॉलिडारिटी विद द कॉज, एकजुटता कि मैं इनके साथ, मैं भी हूँ भैया, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, कोई नेता नहीं, हम सब नेता, हम सब उसी सिस्टम में उसी प्रक्रिया में परेशान हैं जिसमें ये बच्चे हैं, हम भी उससे गुजरे हैं, और हम चाहते ही नहीं कि आगे आने वाला कोई भी बच्चा, मेरा भाई हो, मेरे घर का बच्चा, किसी के घर का बच्चा उस सिस्टम से परेशान हो ही ना, हम ये चाहते ही नहीं। एक भाजपा नेता की पत्नी ने 250 बर्गर ऑर्डर कर दिए। भाजपा नेताओं के बच्चे आए हैं संघियों के मुंह पे लगा लगा के, उनकी तो अंतरात्मा जाग गई, उनकी चेतना जाग गई, पर उनके माँ बापों की कब जागेगी? हमारा तो प्रश्न ये भी है, सरकार जो है वो पूरा नहीं कर रही वादा की। कैसे करेगी? सरकार ने बोला था 1 करोड़ मुआवजा देंगे, सरकार ने बोला था सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, सरकार ने कहा था आपको ये इम्यूनिटी मिलेगी कि बच्चे, सब उल्टा है। ना मुआवजा दिया गया, खाली पेपर उस पर बोल दिया गया कि हम इन थॉट हैं, साथ में प्रिंसिपल उसको ले आइए तो फिर से आएंगे बच्चे, फिर प्रदर्शन करने। देखिए अब कल एक प्रदर्शन है E20 को लेकर, हाँ कल 4 अगस्त है ना। हाँ आज भी, अभी भी उसका मोमेंटम बन रहा है, तो जंतर मंतर पे कुछ इमेजेस तो मिल रही हैं, कुछ बच्चे अभी भी पहुंच, बच्चे माने जो हमारे एज के हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, जिनके पास व्हीकल्स हैं। तो अब आप ये देखिए ना, सरकार इस चीज़ से, उसको मुझे लगता है बड़े सम्मान से मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार
अंतर्मुखी बने, सोचे, देखे और इस बात को रियलाइज़ करे कि बात सिर्फ 1, 2, 3, 4 वर्ग तक वो नहीं है आपकी, खाली किसान, जवान, महिलाएं या आप ये कह लो बच्चे खाली प्रभावित हो। अक्रॉस सेक्शंस, अक्रॉस जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्शन, हर कोई प्रभावित है भाई। आपने पॉलिसीज ऐसी लाए, आप E20 आपने लाके एकदम थोप दिया मुंह पे, जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं जो कंपैटिबल नहीं है वो तो परेशान है। या आप आगे चल के जो पॉलिसी ले आते हो, या आप पब्लिक कंसल्टेशन तो आप लेते ही नहीं हो। पहले वाली सरकारें कम से कम एक चीज़ें होती थी, स्टैंडिंग कमेटी में ड्राफ्ट जाते थे, या लोगों से जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ में हो गया, एजुकेशन में हो गया, उस जगह जो स्टेक होल्डर्स होते थे उनसे बातें तो होती थी। अब कहाँ है? पिछले कुछ सालों में भारत में साउथ की फिल्मों का बड़ा प्रभाव है। एक फिल्म बहुत लोकप्रिय रही है बाहुबली, मेरा वचन ये है मेरा शासन। तो बस फिर देखिए, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, ये भी मानना पड़ेगा। हाँ, बच्चों ने एहसास तो कराया है लोकतंत्र का। बच्चों ने भी, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, भले ये पेरेंट्स माने ना, पर बहुत से बच्चों के पेरेंट्स को जो बहुत उस विचारधारा के थे कि नहीं जी बीजेपी बिल्कुल देश के लिए सही कर रही है और हम राइट विंगर है, या हम बीजेपी को ही अगड़ी या प्रगतिशील पार्टी में, उन्होंने अपना स्टैंड रिक्लेम करके बोला है कि नहीं। तो क्या बीजेपी को प्रगतिशील पार्टी मानने वाले लोग जो हैं वो अब तर्कों में हारने लगे हैं? बिल्कुल। अब उन्हें वो लगता नहीं कि ये प्रगतिशील पार्टी है। उनको, जैसे मैंने बताया कि 3 एक्सपीरियंस नहीं, वहाँ पोस्टर लगे हुए थे ना कि हमें कोई भाई साहब तुम हमें पुराने बुरे दिन लौटा दो। हाँ, एक वो बोल रहे विकास, विकास है कहाँ, विकास को लाइए। विकास हाँ। किसका हुआ है भाई? कुछ तो छुपा नहीं है, हर चीज़ प्राइवेटाइज हो गई है। देखिए बहुत सी राजनीति हो जाएगी यहाँ, पर मुझे लगता है बच्चों से अब ये नहीं छुपा है। पहले क्या होता था ना, हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली के लोग, वो व्हाट्सएप पे जो मैसेजिंग चलती थी ना कि भैया कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेक्शन को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को खाली माइलेज दी या अपीसमेंट पर। हम तो भाई हिंदुओं का भला करते। तुम किस हिंदू का भला कर रहे हो? वही हिंदू दलित भी है, वही हिंदू पिछड़ा भी है, वही हिंदू अगड़ा भी है, पर क्या उनमें समानताएं हैं? आप खत्म कर दीजिए जो वर्गीकरण है, हम मान जाएंगे। नहीं, कैसे? उस पर तो आधार है ना मनुवाद का, वर्णों में बटी हुई संस्कृति है भारत तो की। भैया कौन सा हिंदू खतरे में है और कौन सा हिंदू सुरक्षित है, ये बताइए ना। आप खत्म कर दीजिए, हम मान जाएंगे। कल मैंने एक पोस्ट देखी, अब वही बात है, रिजर्वेशन पे लड़ाई है, क्योंकि अब बात हो रही है तो खुल के बोलेंगे। बहुत से बच्चे लड़ रहे थे, तो उसमें बढ़िया कार्टून है, बड़े अच्छे लोग हैं, इंस्टाग्राम पे भेजूंगी। तो उन्हें लगा था ठीक है, खत्म हो जाना चाहिए देश क्या कहते हैं, रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन खत्म कर दीजिए। उसी गटर में सवर्ण को भी उतारिए, दलित को भी उतारिए, पिछड़े को भी उतारिए, पर उसी पद पे सवर्ण को भी रखिए, दलित को भी रखिए, पिछड़े को भी रखिए। तो वहाँ पे इतनी इरेगुलरिटीज और डिस्क्रिपेंसी क्यों है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो फिर जो कोलाजियम सिस्टम इफेक्टिव होगा, वो जो जुडिशरी का कोलाजियम सिस्टम है, और EWS ने तो सारी कहानी बदल दी है एकदम। देखिए, ये वही मुद्दे हैं जो या तो बहुत पॉलिटिकल है, या जिसको उससे माइलेज मिल रहा है, या जो बहुत सामाजिक है वो बोलेगा। घरों में पहले ये बातें डिस्कस नहीं होती थी, और बच्चों को सिखाया जाता था, स्पेशली सवर्णों में या जो प्रिविलेज घरों के होते थे, कि भैया रिजर्वेशन की वजह से ये हो गया, तुम्हारी सीटें फलाना ढिकना। पर मेरा क्वेश्चन यही है, किसी भी चीज़ को बीच से उखाड़ के मत देखो, उसका अगला पिछड़ा तो देखो। हाँ, पूर्वी में ऐसे काफ़ी लोकप्रिय हैं आप, खासकर सोशल जस्टिस की चीज़ों को लेकर के। और आपका जो एक तो क्या उसको कहते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ गया, एक तो आपका परिवार सोशल जस्टिस का पैरोकार, एक आपके पिता सोशल जस्टिस के पैरोकार, और फिर आप JNU में आके पढ़ भी गई। बताइए बताइए, कितनी बुरी बात है उन लोगों के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मेरे 19 के इलेक्शन कैंपेन में चलाई गई थी। हाँ, कि क्या? JNU से है, भारत के टुकड़े टुकड़े वाले गैंग से है, कन्हैया की सपोर्ट। कन्हैया मेरा कंटेम्प्रेरी रहे है, हाँ। सीनियर था उस टाइम पे, जब शैला कन्हैया ये सब का हो रहा था। हाँ। तो हम लोग बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। उसके तुरंत बाद मेरा चुनाव हुआ, तो मैंने गोला की एक विधानसभा में, मतलब हम गांव में, मैं एक स्पीच दे रही थी, बड़ी लंबी स्पीच थी, और कि बिल्कुल क्रांतिकारी तेवर से आए थे नए नए। और हालांकि पापा ने समझाया था कि बेटा ज़मीन पे क्रांतिकारी तेवर नहीं चलता है, ज़मीन पे चलता है लोगों को क्या चाहिए और आप क्या डिलीवर कर सकते हो। पर आप समझ सकते हो, एज भी उस टाइम पे एकदम, आई वाज जस्ट 29, बड़ा क्रांतिकारी खून था, और बड़ा हर जगह गुस्सा, एक्टिविस्ट मोड में रहती थी मैं। तो मैंने बोला, उस टाइम पे बड़ी चीज़ें, उस टाइम पे वो उड़ी और ये सब हुआ था ना, बुरी। तो पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी बातें चल रही थी,
तो हम लोग में जो हमारे पास जो मैसेजेस आते थे वो बड़े प्रगतिशील, बड़े डायनामिक, कि देश कैसा होना चाहिए, देश में युवाओं को कैसा होना चाहिए, हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स हैं अपने देश के लिए। तो उस स्पीच में मैंने यही बोला कि देखिए, हम जो लोग सिखा रहे हैं कि खाली ज़मीन को बंटवारा करके दिलों को बांट दोगे, वही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये भारत पाकिस्तान तो आज़ादी के बाद बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनवाया, जो भी करके, उसके पहले पुरखे भाई उनका खून हमारा खून जेनेटिकली। तो इस तरह की बातें मैंने की। अगर आप किसी इंसान को डायसेक्ट करोगे एज अ डॉक्टर, तो मेरे और आपके अंदर तो खून तो वही है, रेड ब्लड सेल्स हैं, WBCs हैं और प्लेटलेट्स हैं भाई। मेरा रेयर है, मेरा ए नेगेटिव है। भाई खाली हमारा क्या है, जो टाइप है वो अलग हो जाएगा, बाकी आंखें आपकी भी दो, मेरी भी दो, बस कलर डिफरेंस हो, वो जेनेटिक है, वो हमने अपने माँ बाप से जो पाया है। 32 आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, लिटरली, राइट। तो उस पॉइंट पे मैंने बोला। अब वो स्पीच मेरी लाइव थी, उन्होंने काट कूट के तोड़ ताड़ के डॉक्टर करके भाई उनका एजेंडा चलाया। और क्योंकि मैं नई नई थी और थोड़ा सा इट वाज अ सेटबैक फॉर मी कि किस तरह से मेरे इंटेंशन को, जो हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, जो कंटेंट है, पूरी तरह तोड़ मड़ोड़ के बीजेपी की सोशल मीडिया यूनिट ने अपने पक्ष में इस तरह से पोर्ट्रे किया कि लो जी एंटी नेशनल है। और फिर तब से लेकर आज तक तो हम लोग जिस ग्रुप में हैं वो एंटी नेशनल ही है। स्टूडेंट्स एंटी नेशनल, खेती किसानी करने वाले एंटी नेशनल, अपने देश के लिए बोलने वाले एंटी नेशनल, अगर हम युवाओं की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, उनके हक और अधिकार की बात करें, अगर हम फेमिनिस्ट हैं तो जी एंटी नेशनल। जेएनयू का तो नाम सुनते ही लोग कहने लगते हैं, हाल ही का एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, सब जेएनयू के और हैं। दो बहुत बड़े पोर्टफोलियो, एक पे विदेश है, एक पे वित्त है, दोनों जेएनयू के हैं। देखिए, जेएनयू का नाम जानबूझ के बर्बाद किया गया क्योंकि एक ऐसी संस्था है जहां से मैं कहती हूँ दिमागों में फूल खिलते हैं। दिमागों में फूल खिलते हैं, क्योंकि जेएनयू एक ऐसी संस्था है जिससे दिमागों में फूल खिलते हैं, पर कमल नहीं खिलता। कमल फूल नहीं। का मतलब ये है कि आप इतने सेंसिटिव, आप इतने एम्पैथेटिक, आप इतनी चीज़ों को जानने लगते हैं कि जो दिमाग सुन्न पड़ा है, जहाँ पे कभी कुछ ना हो, घास फूस, वो एक बगीचा बन चुका है, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ आइडियाज। आप यकीन मानिए, नेचुरल साइंस से आने वाली लड़की जब सोशियोलॉजी पढ़ती थी तो रोती थी, फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या है। वही लड़की आज की तारीख में उसको लगता है वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसने जेएनयू जैसी एस्टीम्ड प्रिविलेज यूनिवर्सिटी से इतने ज्ञानी, इतने वाइज सीनियर्स और मेंटर्स से वो विद्या ली कि मुझे आज की तारीख में सही सही और गलत गलत पता है और बहुत से कॉन्सेप्ट पता है। तो एक ऐसा बगीचा बना देते हैं वो आपके दिमाग में, फिर आप, कोई हायरार्की नहीं है वहाँ पे, किसी को नहीं पता कौन किस धर्म का है, कौन किस राज्य से आता है, कौन क्या किस मापदंड पे आप कहाँ। आप एक स्टूडेंट हो, आप वहाँ पे पढ़ने गए हो, आप कुछ सीखने गए हो, और रोज़ का दिन हम छुट्टी ही नहीं मारते थे, जबकि अटेंडेंस का कुछ टाइम था ही नहीं। सिर्फ इसलिए जाते थे, लालच होता था कि यार आज अगर मिस कर दिया तो सर कुछ नई चीज़ बता देंगे और मेरे से रह जाएगी। तो उस तरीके से इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस। ब्यूटीफुल। और उसी को मारने के लिए, वो बगीचे को ख़त्म करने के लिए कि क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिटिकल थॉट ख़त्म हो जाए। क्रिटिकल थॉट को मैं बहुत ध्यान देती हूँ, बहुत अहम है मेरे लिए। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछा क्यों जा रहा है? एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि उससे एक तो हमें नॉलेज भी मिलेगी और दूसरा मेरे मन में जो शक है और आपकी जो मंशा है मुझे सब पता लगेगा। दैट इज़ व्हाट क्रिटिकल थॉट इज़। अगर हम उनका कहा आपका कहा मान लें तो हम तो भेड़ चाल चल रहे हैं ना। उस क्रिटिकल थॉट को भैया ख़त्म करने के लिए, एक खूबसूरत क्रिएटिव स्पेस को ख़त्म करने के लिए जानबूझ के उस पर टारगेटेड अटैक्स हुए, इस तरीके के, जो जेएनयू को बोला जा रहा है। अभी आप जेएनयू से क्या कर रही हैं? अभी तो मैं वहाँ से, मेरी पीएचडी डी रजिस्टर्ड हूँ, मुझे रजिस्टर कराना है क्योंकि चुनाव आ गए थे, तो मुझे अब उस प्रोसेस में लगना है। पर मैं थीसिस फिनिश ज़रूर करूँगी। और क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा पब्लिक हेल्थ, वहाँ का सेंटर है CSMCH, वहाँ से मैंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स और पीएचडी में कर रही थी। फिर अभी बीच में आई री रजिस्टर्ड माई सेल्फ। अब मुझे फिर से री रजिस्टर कराना है क्योंकि एक सीमा होती है जिसमें आपको थीसिस लिख के देनी होती है। कुछ एक चैप्टर्स हो गए हैं, बट वही है कि खूबसूरत बात ये भी है जेएनयू की कि आप जब कुछ लिखते हो तो आपके अंदर एक लालच होता है कि मैं ऐसे बढ़िया लिखूं, क्योंकि एक तो टीचर्स जो है बहुत क्रिटिकल हैं, और दूसरा आप अपने शोध को, आप अपने काम को पूरी तरह जस्टिफाई करना चाहते हो। द बेस्ट हम गाला द बेस्ट जो होता है। बिल्कुल। हाँ, तो हम उत्तर प्रदेश पे आते हैं, है ना? हमने बहुत CJP पे बातचीत कर ली, आपके परिवार पर, राजनीति पर, दिल्ली पर बहुत बात कर ली। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पूर्वी वर्मा उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में 5% कुर्मी समाज के वोट हैं और इन्हें संगठित वोट के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे प्रेरक वोट बैंक माना जाता है। कोई बंटवारा ये दिखाते नहीं है, बड़ा टेक्निकल तरीके से वोट करते हैं।
कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश का सबसे जागरूक जाति ओबीसी की अगर कोई है तो वो कुर्मी है। आंकड़ा देखिए, 7 सांसद समाजवादी पार्टी के कुर्मी है, 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी है, 1 सांसद अनुप्रिया पटेल है अपना दल की। 11 सांसद हैं, 5% कुल वोट है और 11 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी वोट बैंक खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ काफ़ी रुझान झुकाव रखने लगा है। बहुत कुछ डिपेंड करता है 2027 में कुर्मी वोट बैंक का मूवमेंट कैसा होगा। एक खबर ये भी है कि अखिलेश यादव जो हैं वो उसी तर्ज पर, उन्हीं टिकटॉक के समीकरण के आधार पर जो 2024 में उन्होंने सांसदी में एप्लीकेट किए, 2027 में बहुत कोशिश है कि विधानसभा में भी वही दिखाई देंगे। पूर्वी इस समय कांग्रेस में है, लेकिन इनके पिता 4 बार समाजवादी पार्टी से सांसद रहे हैं। इनके दादा 4 बार कांग्रेस से और दादी 3 बार कांग्रेस से। आप इस पूरे परिवार को ऐसा परिवार कह सकते हैं जो कांग्रेस में रह करके समाजवादी की विचारधारा वाला है। राइट पूर्वी? बिल्कुल। वही मैंने आपको बताया। जो चुनाव कहाँ से लग रहा है? देखिए, कोशिश और उम्मीद और जो पार्टी लीडरान हैं वो अग्री करेंगे तो गोला, जहाँ से हम लोग रहते हैं। गोला से, जहाँ आपका घर है जी। गुड। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब ये विभिन्न तरीकों से सवालों के घेरों में है। खासकर सीजीपी प्रोटेस्ट के बाद से, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के नौजवान पहुंचे, उसके बाद से, और चढ़ावा चोरी, राम मंदिर वाला जो चढ़ावा चोरी वाला घटनाक्रम है, उसके बाद से, और एक कन्फ्लिक्ट पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का और अमित शाह साहब का कद बढ़ने के बाद से ऐसा मान के चल रहा है उत्तर प्रदेश कि इस बार रास्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, कांटों वाला है, पथरीला हो गया है। देखिए, ये डेफिनेटली ये सच्चाई है। ये सुनने में हम लोग को सबको आता है कि अब बीजेपी के अंदर भी फाड़ है, उनके अंदर भी ये पावर डायनामिक्स को लेके कि बाबा जी की सरकार बैठे हुए उनको पसंद नहीं आ रही है अमित शाह जी को और मोदी को, या उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पावर इम्बैलेंस हो रहा है। तो दिस इज़ ट्रू। बाकी जो आपने पहले बोला, जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे, वो भी तो सच्चाई है भाई। जो इसको ये डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं वो फेल ही है, उसके तो इंजन ही नहीं काम करते हैं। ना आपने कोई सड़कें सही बनवाई हैं, ना मतलब अगर यूपी में ही देख लिया जाए तो टेक्निकल फेलियर्स इतने कि एग्ज़ाम लीक्स हो जाते हैं बार बार, वहाँ के बच्चे इतने परेशान हैं। महिला सुरक्षा पे बाबा जी बात करते हैं, कौन सी महिला सुरक्षित है, कौन, मुझे अभी बता दीजिए पूछ के किसी भी बच्ची से कि अगर वो इनके राज्य में सुरक्षित है और वो हाँ बोल दे तो मैं मान जाऊंगी। जिस तरह से चोरियां हो रही है, उन बच्चों की चेनें स्नैच हो रही है, बच्चों के साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं, इट इज़, मतलब मैं नहीं, खुदा ना खासा किसी बच्चे पे वो उस तरह की चीज़ें आई। फिर आप ये देख लीजिए, खुला सांड का मैटर इतना बड़ा है, हम तो अपने ज़िले की बता सकते हैं आपको, क्षेत्र में, हाँ, पूरे यूपी में खुला सांड जो इन लोगों ने डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से जो जानवर है, खुला जानवर, चाहे वो गाय हो, सांड हो, और अब तो मुश्किलें बढ़ने वाले हैं क्योंकि अब बारिशें घट गई हैं, अब धीरे धीरे सर्दियां आएंगी क्योंकि तराई रीजन है तो वहाँ पे बहुत कोहरा होने लगता है। बहुतायत में आके वो सड़क के बीच में बैठ जाते हैं। आपके यहाँ मुद्दा है ये तराई की क्षेत्र में? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। और जो इससे पहले आपने अभी बात की थी कि मैन ईटर जो शेर हो गए हैं, वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि ये जो जानवर हैं, छुट्टा जानवर, अब ये खुलेआम खेतों में घूमते हैं। पहली बात तो ये फसल नष्ट करते हैं किसानों की, दूसरा ये आकर्षित करते हैं जानवरों को भी, और तीसरा ये रोड को जिस तरह से एकदम असिमुलेट होके बैठ जाते हैं। अब जिस रीज़न से वो लोग बैठ रहे हैं, पर जो आवाजाही है, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं क्योंकि वो कभी कभी, हमारी पापा की 1-2 बार गाड़ियाँ ऐसी हो चुकी, एकदम से ब्रेक लगाया है, एक बार तो मतलब बिल्कुल बचा लिया ऊपर वाले ने। लेकिन बहुत बड़ा फंड रिलीज किया जाता है गौशालाओं के लिए, जिले स्तर पर। अब आप सच्चाई देखिए उनकी क्या है, गौशालाएं, गौ आश्रय या गौशालाएं, जो बोला गया है कि इनका सस्टेनेबिलिटी के लिए और इनको रखा जाएगा। अब उन गौशालाओं की आप हालत देखिए किस तरह से, या तो फंक्शनल नहीं और चल रही हैं तो ऐसी हैं कि वहाँ पे जानवरों बेचारा, तुम बाहर ही निकाल दो तो सही है, इतनी बुरी हालत में है। आप वही बात है ना, आप ये देखिए जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि इनके दिमाग में क्या हो रहा है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और वो कैसे आता है, इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और मंशा चाहता यही होगी कि बेवकूफ़ बनाओ और काम चलाओ।
आपने गौ माता तो बना दिया है, आपने इतने सारे उनके लिए ये बोल दिया है कि ये कसाईयों के पास नहीं जाएगी, कसाई घरों में नहीं जाएगी, इतने सारे लोगों को आपने परेशान किया। अब वही गायें, वही बेचारे मवेशी, वही छुट्टा जानवर सड़कों पे पड़े हैं, कोई पुरसहाल नहीं है उनका। एक्सीडेंट गाड़ियों के भी हो रहे हैं, उनके भी हो रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जानवर उनकी वजह से खेत में आ रहा है, मतलब ये जानवर आ रहा है तो शेर आ रहा है, किसानों की फसल जा रही है, किसकी सुनवाई है? आपकी जो विधानसभा है वहाँ क्या ये सबसे बड़ा मुद्दा है? मेरी सारी विधानसभाओं में, गोला, लखीमपुर पूरे लोकसभा में, उस निघासन गोला में में- तो है ही, गोला निघासन में भी, गोला में सबसे ज़्यादा है ही, गोला है, सदर भी है, लखीमपुर सदर जो है। और क्योंकि क्या है, अब वही बात है, इतना जानवर वो आसपास से बाहर छोड़ा जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, वो सब गोला शहर में आ जाता है। अभी क्या है, आप हमारे यहाँ कभी आप आइएगा, आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे। तो मेन जो सड़कें गोला शहर से बाहर निकलने वाली है, चाहे आप बिजवा की तरफ जा रहे हो तो अलीगंज से होते हुए जाना, मतलब जगहें हैं ये मोस्टली जो जहाँ पे शहर से बाहर निकलने की जो सड़कें हैं, चाहे बाकी रोड जो हैं, वहाँ पे सब जगह जानवर आपको बैठा हुआ मिलेगा, रात में वापस आते हुए, जाते हुए भी, आते हुए भी। और दिन में है, अगर उनको भगा भी दिया है सड़कों से, तो किसी ना किसी का खेत चल रहे हैं। वो टैनी पुत्र को लेकर का आक्रोश नहीं है अभी? उनको तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया गया है। आक्रोश तो होगा ना लोगों में, कोर्ट कुछ देखिए, आक्रोश तो था ही, तो उसका रिजल्ट भी लोगों में था कि भाई हमें उनको जो चुनाव रिजल्ट तो वो उसके बाद भी जीत गए। नहीं जीते, कहाँ जीते, लोकसभा कहाँ जीते? तो अभी है आक्रोश नहीं है? अब देखिए वही बात है ना, लोगों की मेमोरी आज की तारीख में इट हैज़ बिकम गोल्ड फिश मेमोरी, जिसमें मैं बोलती हूँ। लोगों को में गुस्सा बहुत था, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से वो अनकंट्रोल पावर का एक वहाँ पे उदाहरण दिया गया है। किसान भी मरे, पत्रकार भी मरे, लोकल पत्रकार थे वहाँ पे, हम लोग उनके घर गए थे, उनका भाई भी मारा गया था उसी उसमें। भैया वो रिजेंटमेंट कितना दिन चलेगा? लोग तो भूल जाते देखिए, हैं। गलत तो है ही, गलत तो है ही। जो किसान मूवमेंट के जो उन पे चला था, उनका नाम मेरे दिमाग से एकदम से अभी मैं बताऊंगी, जिनकी सर पे गाड़ी चढ़ाई थी, जिनकी पगड़ी भी वो करी थी, एकदम आई विल टेल यू। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन जैसे बोलते हैं सिख बेल्ट है, किसानों में भी सिख बेल्ट जो है, उनके अंदर बहुत आक्रोश था, बहुत रिजेंटमेंट था। पर वही बात है, वो रिजेंटमेंट कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसका कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। वो अपने बेटे को राजनीति में उतारना चाहते हैं। 2022 में तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा सीटें कई जीत गई ना इस घटना के सारी बाद जीती भी। है हमारे यहाँ से, तो सारी जीत गई थी, तो इसका मतलब ये घटना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। मिला। वो आक्रोश जो था वो नहीं जा पाया। देखिए, आक्रोश लोगों में था, बट वही बात है, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में टैनी तो जिस तरीके से- 2024 में हारे, लेकिन इस आक्रोश हारने की वजह ये आक्रोश नहीं था, हारने की वजह जो है वो इंदिरा गठबंधन की लहर थी, ये कह सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें ना, मैं बता रही हूँ, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आक्रोश बिल्डअप हुआ, लोग नहीं वोट करना चाह रहे हैं, मशीनें कैप्चर कर ली हैं। हम कहाँ, मैं बता रही हूँ, इतने मुद्दे हैं ना आज की तारीख में, हम लोग सड़कों पे इनसे बस लड़ते रहे। ये जनरेशन ये को अगर मशीनें समझ आ बदलते जाए, हैं या अंदर से बदल देते हैं, मतलब बॉक्स बदल देते आपको हैं? मैं बताऊं, मेरे साथ मैं क्या आपको हुआ था? पर्सनल अपना वो बताती हूँ एक्सपीरियंस। 19 में चुनाव हुआ, चुनाव जब वोटिंग होती है 6 से 6 होती है, 12 घंटे मशीन चलती है, ठीक है। वोट गिर रहा है, कभी कभी बीच में वेटिंग भी हो रही है। कितना वोट मिला था आपको 19 में? मुझे लगभग 4 लाख के आसपास वोट मिला था। जीते कौन थे सांसद? खीरी? टैनी जी। अच्छा। तो कहानियां हैं उसमें भी बहुत। लेट्स सो मशीनें 12 घंटे जब चलती हैं, ठीक है, स्टोर रूम में लॉक हो जाती हैं। 4th फेज में यूजुअली हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, ठीक है, लोकसभा के कई फेज बाकी हैं, वो मशीनें स्टोर रूम में लॉक्ड हैं। बट जिस दिन पोलिंग का रिजल्ट आना है, मैक्सिमम मशीनों की बैटरी उसमें 95%, 90%, 99%, 96% है। ये कैसे है? बैटरी कैसे है? कैसे है? जेन्युइन मशीनों में बैटरी आ गई बैटरी चार्ज 55%। चार्जर लगा के रखते होंगे। तो भाई सही बात है, बैटरी चार्ज हो रही है तो कौन कर रहा है? वंस एक बार मशीनें लॉकर रूम में लॉक हो गई हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो फिर कौन जाके मशीनों को चार्ज कर रहा है और किसके लिए चार्ज कर रहा है? या वो मशीनें रिप्लेस होकर नई मशीनें आ रही है, इसमें ऑलरेडी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्टी के वोट फेड हैं। रोक तो नहीं पा रहे आप लोग समस्या के। अगर मान लो समस्या पढ़े भी ली आपने,
तो रोक नहीं पा रहे हैं नहीं आप नहीं, लोग। मुझे ऐसा लगता है विपक्ष तो मुखर है ही, अब लोगों को भी ये समझ आने लगे। पहले जनता सोचती थी कि यही लोग क्यों बोल रहे हैं, पर जिस तरह से अब जो गैप्स आ रहे हैं सिस्टम में, अब लोगों सारी को पता दुनिया लगने लगा का, है। अब सारे हिंदुस्तान का बोझ अपने मासूम से कंधों पर जैन जी थोड़ी उठाएगा। जेनजी नहीं उठाएगा, जेनजी के साथ मिलेनियल्स और जो बूमर्स, जो पुरानी जनरेशन है, अर्लियर, एवरीबडी। देखिए, सबको साथ आके लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई किस लिए? अगर अपने देश की लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखना पूर्वी है। का पसंदीदा नेता कौन है? मेरे पसंद, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मेरे बहुत सारे हैं, मेरे बहुत सारे हैं। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक को, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ के लिए मैं सबको मानती हूँ। तो आई थिंक डाइवर्सिटी होनी भी चाहिए किसी एक। देखिए, बुत पूजन और व्यक्ति पूजन होना नहीं चाहिए। मैंने बोला, हालांकि मैं अपने पिताजी की पूजा करती हूँ, माता जी की भी करती हूँ, बट उसके बहुत सारे रीजन हैं। आपके आइडल जो है वो आपके पिता है? मम्मी पापा दोनों। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, जिनकी कुछ क्वालिटीज़, कुछ बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ फनी, कुछ बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, कुछ की सोच बहुत अच्छी होती है, तो बहुत लोगों से प्रभावित होते हैं। ना 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 ना, ये बताओ आपका पसंदीदा नेता कौन है? देखिए, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो राहुल जी तो हैं ही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का लेकिन नैरेटिव, पसंद आपको प्रियंका जी करती है। प्रियंका जी तो मैं बोलने वाली थी, जो नैरेटिव राहुल जी ने चलाया उससे ना फिर ये तो आप प्रियंका जी की हैं। अच्छा आई होप, आई विश, आई प्रे। देखिए, प्रियंका जी के अंदर जो डायनामिसिटी है, मतलब उनके साथ अगर आप एक बार उनसे मिल लिए हैं, उनसे बातें कर लिए हैं, तो जो अपनापन एक आपको लीडर से आना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि ये हमको उतना ही प्यार, उतना ही हम उम्र समझ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, तो वो है उनके अंदर, बहुत अच्छा है। राहुल जी के अंदर जो उन्होंने नैरेटिव, मुझे लगता है वो लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि आप एक धारा बदलो, है ना। नफरत की राजनीति से जो मोहब्बत की राह दिखाई है, लोगों को जोड़ना शुरू किया। पापा बहुत बड़े इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में, क्योंकि बाबा जी कभी मिली नहीं, पर उनके वैल्यूज़, वैसे तो आप अगर कहेंगे तो जो नहीं है, रामन और लोहिया से बहुत इंप्रेस रहती हूँ मैं। लोहिया जी से इम्प्रेस होने वालों में कभी लोगों का नाम सुना है? आप कह रही हैं, धन्यवाद आपका। और मैं इसलिए क्योंकि उनके आदर्शों में समाजवादी पार्टी चलती है, वो अलग बात है। उनके सिद्धांत में समाजवादी पार्टी है, वो अलग बात है। मगर वो मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी, उनके जो नेता, एक्ट नेता हैं, उन्हीं को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल, पर मुझे, मैं मतलब कुछ और भी अखिलेश जी की स्पॉन्टेनिटी, उनका जो मतलब बोलने का तरीका, हाजिर जवाब बहुत बढ़िया, वो तो This is very nice. नो डाउट अखिलेश यादव से ज़्यादा हाजिर जवाब नेता देश में इस समय। वेरी स्पॉन्टेनियस, बहुत हाजिर जवाबी, वाकपटुता जिसे बोलते हैं, वाकपटु नेता अखिलेश यादव ज़्यादा विपक्ष के पास कोई नहीं है, पूरे देश में एक नंबर पर है। अच्छा, चलिए आगे। और ये राजनीति, ये सब इतनी सारी चीज़ें, मल्टी टैलेंटेड आप हैं। और कुछ खेल कूद, पढ़ाई लिखाई? खेलकूद बहुत खेलते थे बचपन में। बास्केटबॉल खेला, हालांकि लोग कहते हैं हाइट नहीं बढ़ी, बट खेला। बास्केटबॉल के शौकीन थे, एथलेटिक्स भी अच्छा लगता था। मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हूँ, यूकेलेले करके छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और गिटार होता है। मेरा भाई बहुत अच्छा गिटार बजाता था, उससे सीख रही हूँ गिटार अब, और यूकेलेले बजा लेती हूँ। बचपन में कीबोर्ड भी बजाती थी। पेरेंट्स शुरू से बहुत इस मामले को लेकर, उन्होंने, उनके अंदर ये था कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स हमेशा रहना चाहिए। मतलब बच्चे एकेडमिकली तो अच्छे बने ही, बट आपके पास ऐसी और अन्य क्षमताएं हों जिनके लिए आप समाज में, स्कूल में या घरों में या अपने आप में आपकी एक अलग से प्रतिभा निखरे, उस पर बहुत काम करते हैं। तो म्यूज़िकली गाना वाना ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, कर लेते हैं। तो वेरी गुड। पूर्वी से हमने बातचीत की और काफ़ी मज़ेदार बातचीत रही। उनको हमने चूँकि कई विषयों पे इधर उधर ले जाकर के बातचीत करने की कोशिश की, ताकि हम उनके व्यक्तित्व को समझें और आपको पता भी चल सके कुछ उनके बारे में। बहुत सारी बातें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है। बस उन्होंने कही है कि बहुत JNU एक ऐसी जगह है जहाँ दिमाग में फूल खिलते हैं, मगर वहाँ कमल नहीं खिलता, क्योंकि वहाँ कीचड़ नहीं है। बहुत धन्यवाद पूर्वी जी, थैंक यू, आपसे बातचीत सो करने में मच, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।